मेरा वैम्पायर हरम हर चीज पर हावी हो जाएगा। अध्याय 1, कभी भी घर के खिलाफ दाव न लगाएं। पिछला। अगला। इजरा मैटन को हमेशा सवाल पूछे जाने से पहले ही जवाब पता होता था। लेकिन आज रात कैसीनो कार्ड टेबल पर उसे एक ऐसी समस्या का सामना करना पड़ा जिसे उसका शानदार दिमाग भी चुनौतीपूर्ण मानता था। वह लगातार जीतता आ रहा था, बहुत ज्यादा लगातार, और उसे पता था कि क्या हो रहा है। यह सब एक साजिश थी। घर उसे जीतने दे रहा था, उसके अहंकार को बढ़ा रहा था, केवल चरमोत्कर्ष पर उसे कुचलने के लिए। वह ऐसा नहीं होने दे सकता था। यह उसका आखिरी प्रयास था। कर्ज के उस गड्ढे से बाहर निकलने का उसका हताश प्रयास जिसने उसकी जिंदगी निगल ली थी। डीलर ने दूसरा कार्ड उसकी तरफ सरका दिया और इजरा ने अपने हाथ की तरफ देखा। वह अपनी आखिरी नकदी, हर क्रेडिट जो वह इकट्ठा कर सकता था, के साथ खेल रहा था, जल्दी से जल्दी पैसे हासिल करने के आखिरी प्रयास में। उसका दिमाग तेजी से चल रहा था, वह संभावनाओं का मूल्यांकन कर रहा था, अन्य खिलाड़ियों की सूक्ष्म बातों को पढ़ रहा था, उनकी आंखों के पीछे छिपे धोखे का आकलन कर रहा था। इजरा ने हमेशा अपने जीवन में समझदारी भरे फैसले लिए थे। वह गरीब परिवार में पला बड़ा था, इसलिए उसे ऐसा करना पड़ा। जब दूसरे लोग लड़कियों के पीछे भाग रहे थे, तब वह लॉ स्कूल में दाखिला लेने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा था। उसने अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए बहुत त्याग किया था और जब वह वहां पहुंचा, तो ओह, यह कितना सुखद था। वह कितना भी बुद्धिमान क्यों न हो, उसके एक मूर्खतापूर्ण निर्णय ने ही उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। वह गलत औरत से प्यार कर बैठा। एमिली। काश उसे पता होता। हर दिन वह उस दिन को कोसता था जब वह एमिली हारग्रेव से मिला था। उसने उसके सारे पहचान पत्र और दस्तावेज ले लिए थे और उसके नाम पर लाखों क्रेडिट उधार लिए थे। अगले दिन वह उठा तो उसका बिस्तर ठंडा था और एमिली जा चुकी थी। जब वह उसके साथ थी, तो उसने उसके दिल को प्यार से धड़काया। जब वह उसे छोड़कर चली गई, तो उसने उसके दिल को दुख से धड़काया। अब इजरा का दिल धड़क रहा था, उसके सामने खेल के रोमांच से नहीं बल्कि उसके करीब आ रहे जाल के एहसास से। वह हिसाब किताब लगा रहा था। रॉयल फ्लश के लिए जरूरी ज्यादातर कार्ड उसके हाथों से गुजर चुके थे और उसने उन्हें बेकार कार्ड से बदल दिया था जो उसने चुपके से अंदर डाल दिए थे। उसने हुक्म को छोड़कर हर सूट में फेरबदल किया था। डीलर ने अपना हाथ निपटाया और उसने उस पर नजर डाली। लानत है। उसने अपने मन की शांति में फुसफुसाया। एक भी कुदाल नजर नहीं आ रही। उसे अपने अभिनय कौशल पर भरोसा करना होगा। शो टाइम। रॉयल फ्लश, उसने अपने आप से फुसफुसाते हुए कहा, लेकिन ऐसी आवाज में कि सभी लोग सुन सकें। उसने अपनी खुशी को बढ़ा चढ़ाकर बताया, उसके चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान फैल गई जब उसने अपने कार्ड नीचे पटक दिए। सज्जनों, मुझे लगता है कि यह मेरी रात है, उसने कहा, उसकी आवाज झूठे आत्मविश्वास से भरी हुई थी। उसके आसपास के खिलाड़ी असहजता से हिलने लगे। इजरा की टेबल पर अच्छी किस्मत को उनकी जेबों ने पहले ही महसूस कर लिया था और उसके स्पष्ट आत्मविश्वास ने उन्हें बेचैन कर दिया था। वह उनकी आंखों में संदेह और झिझक देख सकता था। धीरे धीरे, पूरे आत्मविश्वास के साथ, उसने अपनी सारी चिप्स टेबल के बीच में धकेल दी। सब कुछ दांव पर लगा है, उसने डीलर की तरफ देखा जो थोड़ा सा भौहें सिकोड़ रहा था। अब तक तो सब ठीक है। जब दूसरे खिलाड़ी अपने हाथों और एक दूसरे की ओर देख रहे थे, तो माहौल में तनाव भर गया। इजरा का दिल धड़क रहा था जब वह यह सब देख रहा था। भाड़ में जाओ, खिलाड़ियों में से एक, जिसके बाल लाल रंग के थे और दाढ़ी बिखरी हुई थी, ने अपने कार्ड टेबल पर पटक दिए, जिससे डीलर चिढ़ गया। मैं हार मान लेता हूं। अगर वह खुद पर नियंत्रण न रखता तो उसे राहत की सांस लेनी पड़ती। वह घर का पौधा ही था जो मेज पर रखा था। एक व्यक्ति के हार मानने के बाद बाकी लोगों ने भी ऐसा ही किया। एक एक करके वे हार मान गए, इस विश्वास को नहीं छोड़ पाए कि इजरा के पास अपराजय हाथ है, जिसका उसने दावा किया था। जब आखिरी खिलाड़ी ने हार मान ली, तो इजरा ने धीरे से सांस छोड़ी और कांपते हाथों से पॉट को समेटा। उसने सांस लेने की जगह बना ली थी। उसका काम सफल हो गया था। वह खड़ा हो गया और अपनी जीत की राशि लेते समय उदासीनता का दिखावा करते हुए, उसका पूरा शरीर इस नाटक को जारी रखने पर केंद्रित था, जब तक कि वह कैसीनो से सुरक्षित बाहर नहीं निकल गया। इजरा तेजी से कैशियर की ओर बढ़ा, उसका दिमाग पहले से ही अपने अगले कदमों की योजना बना रहा था। उसे शांत रहना था, नकदी को किसी ऐसी चीज में बदलना था जिसका पता न लगाया जा सके, और सबसे जरूरी कर्ज चुकाना था। जब वह कैसीनो से बाहर निकला, तो ठंडी रात की हवा उसे राहत देने वाली लगी। वह पास की एक गली में घुस गया, ताकि कुछ ब्लॉक दूर खड़ी अपनी सेकंड हैंड होवर कार तक पहुंचने के लिए शॉर्टकट ले सके। अगर उसे लूटा जाने वाला था, तो यह उसके लिए एकदम सही जगह थी। जैसे कि उसे संकेत मिल गया हो, उसने अपने पीछे कदमों की आवाज सुनी, तेज और उद्देश्यपूर्ण। वह ठीक समय पर मुड़ा और उसने देखा कि एक व्यक्ति अंधेरे से बाहर निकल रहा है, उसके चेहरे पर एक गंभीर मुस्कान है।
तुमने सोचा था कि तुम बस चले जाओगे, है न? आवाज ठंडी थी, धमकी से भरी हुई। यह मेज पर लाल सिर वाला पौधा था। दुर्भाग्य से तुम्हारे लिए, लाल अनाथ कभी नहीं भूलते। इजरा का दिल बैठ गया। उसने रेड ऑर्फन्स, उनकी क्रूर रणनीति और उनके निर्मम स्वभाव के बारे में अफवाहें सुनी थी। वह जानता था कि वह कितने खतरे में था। सुनो, मैं कोई परेशानी नहीं चाहता, उसने अपनी आवाज को स्थिर रखने की कोशिश करते हुए कहा। इस समय पैसे खत्म होने वाले थे। पैसे ले लो, बस मुझे जाने दो। ठग ने एक कर्कश, आनंदहीन आवाज में हंसते हुए कहा। यह सिर्फ पैसे की बात नहीं है, जीनियस। तुमने हमें शर्मिंदा किया, हमें मूर्खों की तरह पेश किया, और हम ऐसा नहीं होने दे सकते। एक तेज चाल के साथ वह आदमी झपटा, चाकू की चमक सड़क से आ रही हल्की रोशनी को पकड़ती हुई। इजरा के बाजू में दर्द फूट पड़ा क्योंकि ब्लेड ने अपना निशाना लगाया। वह हंफते हुए दीवार से टकराया। ठग ने पैसे का थैला छीन लिया और फिर इजरा की जेबों में सेंध लगाई। इसे सबक समझो, उसने 2 बार और चाकू मारा और फिर रात में गायब हो गया। इजरा जमीन पर गिर पड़ा, अपने घाव को पकड़े हुए। गली उसे घेरती हुई लग रही थी, अंधेरा उसे दबा रहा था और उसकी दृष्टि धुंधली हो रही थी। उसके दिमाग में विचार दौड़ रहे थे, बेतरतीब और उन्मत्त। यह ऐसा नहीं था कि इसका अंत हो। वह हमेशा एक कदम आगे रहता था, हमेशा जवाब जानता था। क्या मैं इसी तरह मरूंगा? उसने खुद से पूछा, जैसे ही उसकी दृष्टि धुंधली हो गई। खटखट, खटखट। जैसे ही कोई पास आता, जूतों की आवाज गली में गूंज उठती। क्या मेरी आत्मा के लिए मृत्युदंड आने वाला है? यह महिलाओं के जूतों जैसा लगता है। एक महिला उसकी नजर में आ गई। धुंधली दृष्टि के कारण वह ज्यादा कुछ नहीं देख पाया। क्या यह महिला है? उस पल उसे एहसास हुआ कि अगर वह मर गया तो उसे फिर कभी किसी महिला का स्पर्श महसूस नहीं होगा। मरना वाकई बहुत बुरा है। महिला उसके सामने झुकी। उसने उसके पेट पर चाकू के घावों पर हाथ रखा और दुनिया ठहर गई। वाह! इजरा की दृष्टि स्पष्ट हो गई, मानो उसे परलोक के मार्ग से वापस खींच लिया गया हो। वाह! उसके सामने बैठी महिला बिना किसी मित्रता के मुस्कुरा रही थी और उसके दांत नुकीले लग रहे थे। उसके बाल परछाई की तरह काले थे, जो उसके चेहरे पर एक ऐसी खूबसूरती बिखेर रहे थे जो इस दुनिया से बाहर थी। खून की तरह लाल आंखों और भरे हुए कामुक होठों के साथ वह हर आदमी के गीले सपने की तरह थी। लोकट गाउन पहने हुए उसके कामुक शरीर का हर मोड़ उजागर हो रहा था। इजरा की आंखें उसके सामने बड़े खरबूजों पर टिकी हुई थीं। उसके स्तन परेड में अकेले सैनिकों की तरह एक साथ खड़े थे। उसने हाथ बढ़ाया और धीरे से उसे छुआ ताकि यह जान सके कि यह असली है या नहीं। क्या हम मेरे मरने से पहले यह कर सकते हैं? उसने बिना सोचे समझे बोल दिया। मेरा वैम्पायर हरम हर चीज पर हावी हो जाएगा। अध्याय 2, एक नए जीवन के लिए यहां हस्ताक्षर करें। गंभीर भाव से उसे घूरते हुए उसने कहा, नहीं इजरा, हम यह काम तुम्हारे मरने के बाद ही करेंगे। खैर बकवास। लगता है मैं आखिरकार मर ही जाऊंगा। इजरा, अच्छे पक्ष को देखो। उसने खुद को सांत्वना दी। कम से कम तुम परलोक में कुछ कार्रवाई तो देखोगे। मेरा नाम ओलिविया है और मैं तुम्हारी मुक्ति हूं, ग्रिम रीपर नहीं। ओलिविया ने ठंडी मुस्कान दी। यह अजीब तरह से सुंदर था। चुने, मृत्यु या मेरे साथ अनंतकाल? ठीक है, इजरा ने आश्चर्य से स्तन को अपने हाथ में दबा लिया। यह कोई दिमाग लगाने वाली बात नहीं थी। मुझे दूसरा विकल्प पसंद आएगा। यह जीवन और मृत्यु का मामला हो सकता है, लेकिन एक आदमी की प्राथमिकताएं होती हैं। बहुत बढ़िया। यहां हस्ताक्षर करें। ओलिविया ने एकदम सही टाइप किया हुआ 21 पृष्ठों का आधिकारिक दस्तावेज निकाला। हस्ताक्षर? आपने कभी हस्ताक्षर करने के बारे में कुछ नहीं कहा। इजरा बहुत हैरान था। उसने दस्तावेज को पकड़ने के लिए छाती को छोड़ दिया। वह एक वकील था। वह जानता था कि किसी भी चीज पर हस्ताक्षर करना ठीक नहीं है। अगर मैं हस्ताक्षर कर दूं तो क्या होगा? उन्होंने दस्तावेज को खुद ही स्कैन किया और उसमें अलग अलग धाराएं देखीं, जैसे कि गोपनीयता संबंधी धारा, विवाह संबंधी धारा और यहां तक कि रक्तपान संबंधी धाराएं भी। उन्होंने जो पढ़ा, उससे एक बहुत ही दिलचस्प तस्वीर उभरकर सामने आई। क्या आप पिशाच हैं? ओलिविया ने अपनी भौंव को एकदम सही आकार में उठाया। तुमने मुझे क्या समझा था? द ग्रेट रीपर? वह शर्म से मुस्कुराया। केवल उसका हाथ उसके पेट पर था जो मौत को दूर रख रहा था। कोई भी यही गलती कर सकता था। वह उसे घूरती रही, उसकी लाल पुतली उसकी आंखों में आलस से घूम रही थी। यहां तुम्हारे पास 2 विकल्प हैं, इजरा। पहला विकल्प, तुम मेरा प्रस्ताव स्वीकार करो, मैं तुम्हें पिशाच बना दूंगी और तुम हमेशा के लिए मेरे हो जाओगे। हमेशा के लिए तुम्हारा हो जाऊंगा? हाँ। क्या आप इस पर विस्तार से बता सकते हैं? ओलिविया ने उस पर भौहें चढ़ाई।
क्या यह वाकई महत्वपूर्ण है? तुम यहाँ जीवन और मृत्यु के बीच चुनाव कर रहे हो। एजरा को एहसास हो गया था कि वह कुछ छिपा रही है, लेकिन वह क्या कर सकता था? उसका प्रस्ताव निश्चित रूप से मरने से बेहतर था। क्या मैं इस अनुबंध को वास्तव में देखने के लिए कुछ मिनट ले सकता हूं? नहीं, ओलिविया की मुस्कान ठंडी हो गई। अब या कभी नहीं। मौत को धोखा देने का यह तुम्हारा एकमात्र मौका है। तुम इसे स्वीकार करोगे या नहीं? इजरा को गणना करने में कुछ सेकंड लगे। मुझे कहाँ हस्ताक्षर करना चाहिए? उसने आह भरी। ओलिविया ने आखिरी पन्ना पलटा और उस जगह की ओर इशारा किया। यहां। बस अंगूठे का निशान ही काफी है। अपना खून इस्तेमाल करो। इजरा ने अपने घावों पर नजर डाली। खून बहना बंद हो गया था। उसने अपने अंगूठे को थपथपाया और दस्तावेज की ओर हाथ बढ़ाया। रुको, एक तेज आवाज ने आवाज लगाई। एजरा और ओलिविया के सिर गली के उस छोर पर चले गए जहां एक महिला छाया से बाहर निकली। ओलिविया जैसी ही लाल आंखें, उसके सफेद बाल कमर तक गिर रहे थे। जैसे जैसे वह उनकी ओर बढ़ी, उसकी हर हरकत कामुकता से झलक रही थी। उसने बहुत ही टाइट क्रॉप टॉप पहना हुआ था जो शायद उसके शालीन स्तनों को दबा रहा था। उसकी पतली कमर पर एक इतनी छोटी माइक्रोस्कर्ट थी, मानो वह कल्पना की उपज हो। उसके कूल्हे किसी फॉर्मूला 1 रेसिंग सर्किट के मोड़ की तरह मुड़े हुए थे। यहां तक कि एजरा जो मौत के दरवाजे पर था, वह भी अपने छोटे दोस्त को उसकी घंटे के आकार की आकृति को देखकर हलचल महसूस कर सकता था। इस पर हस्ताक्षर मत करो, एजरा। मैं तुम्हें बताऊंगा कि यह क्या है। उत्पत्ति, ओलिविया ने नवागंतुक पर फुसफुसाया। तुम यहां क्या कर रहे हो? मैं यहां क्या कर रहा हूं? मुझे यह तुमसे पूछना चाहिए। तुम यहां क्या कर रही हो, ओलिविया? तुम मेरा लक्ष्य चुराने की कोशिश क्यों कर रही हो? लक्ष्य? क्या मैंने अपने जीवन के अधिकार को लगभग त्याग दिया और पिशाच का भोजन बन गया? इजरा ने अपने हाथ में रखे अनुबंध को गर्म आलू की तरह गिरा दिया। तुम्हारा लक्ष्य? तुम किस बारे में बात कर रही हो? वह मेरा है। ओलिविया अचानक खड़ी हो गई। वाह! ओलिविया के स्पर्श से जो दर्द दूर हो गया था, वह किसी तिरस्कृत प्रेमी की तरह वापस आ गया। इजरा ने अपने दांत पीस लिए, क्योंकि उसे याद आ गया कि अब उसके सामने दांव पर लगा है जीवन या मृत्यु। मैं देख सकता हूं कि आप बुढ़ापे में बूढ़े हो रहे हैं। यह एजरा मैटन है ना? काउंट ने मेरे मुड़ने के अनुरोध को मंजूरी दे दी है। जेनेसिस ने हवा से एक आधिकारिक दिखने वाला दस्तावेज निकाला। मुझे वह देखने दो। ओलिविया ने उसे हवा से छीन लिया। यह क्या है? उसने अविश्वसनीय रूप से पूछा। काउंट ने एजरा मैटन के लिए मेरे अनुरोध को भी मंजूरी दे दी है। उसने एक समान दस्तावेज निकाला। जेनेसिस ने ओलिविया का दस्तावेज छीन लिया। ऐसा नहीं हो सकता। यह काउंट की योजना होगी। ओलिविया ठंडी हंसी हंसी। इस तरह से कम एक तो मिल ही जाएगा। महिलाएं एक दूसरे को समझती हुई देख रही थीं, जबकि एजरा फर्श पर खड़ा असमंजस में देख रहा था। क्या हम बहस को स्थगित कर सकते हैं? यहां कोई मर रहा है, एजरा ने हाथ उठाते हुए कहा। ओलिविया ने घुटने टेके, अपना हाथ उसकी छाती पर रखा और मौत की धुंध फिर से गायब हो गई। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अपना दावा वापस ले लो। मैंने उसे पहले पाया था। मेरा दावा रद्द कर दो। जेनेसिस हंसा। मैंने पहले जाने के लिए आवेदन किया था। एजरा मेरा होना चाहिए। आजकल के बच्चे अपने बड़ों का कोई सम्मान नहीं करते। बड़े लोग? आप तो मुझसे बस कुछ साल ही बड़े हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं पहले उसके पास पहुंच गया। जेनेसिस ने एजरा की ओर रुख किया। क्यों न हम उसे चुनने दें? एजरा, तुम क्या सोचते हो? तुम किसे अपना बनाना चाहोगे? मुझे बदल दो। मैं पिशाच बन जाऊं? अच्छा है। दोनों महिलाओं ने एजरा को अपनी आंखों से देखा। ओलिविया ने अपनी बाहें क्रॉस की हुई थीं और उसके स्तन उसकी आंखों के लिए चुंबक की तरह थे। जेनेसिस आगे झुकी और अपनी उंगलियों से उसकी ठुड्डी को ऊपर उठाया। आंखें यहां ऊपर करो, उसने फुसफुसाया। क्या तुम्हें जो दिख रहा है वह पसंद नहीं है? एजरा दंग रह गया। उसके सामने जो दृश्य था उसे देखकर तो एक लाश भी उत्तेजित हो जाती। जेनेसिस उसकी ओर झुकी। उसका पूरा शरीर कामुकता से भर गया, जबकि ओलिविया के स्तन उसके गाउन से बाहर निकलने के लिए छटपटा रहे थे। हे प्रभु, उसने आकाश की ओर दृष्टि उठाई। यह आशीर्वाद है या अभिशाप? उन्होंने कहा, मुझे अभी भी नहीं पता कि अनुबंध क्या है। यह एक कोवेन अनुबंध है। जेनेसिस खड़ी हुई और खिंची और निजी आंखों के लिए बनी चीजों को दिखाया। उसके पेट की त्वचा पर गहरे लाल रंग के टैटू थे जो रात में चमक रहे थे। ओलिविया तुम्हारा इस्तेमाल करके अपनी खुद की कोवेन बनाना चाहती है। एक बार जब वह तुम्हें अपने पास ले लेगी, तो तुम कभी किसी दूसरी महिला के साथ नहीं रह पाओगे जब तक कि वह इसकी अनुमति न दे।
इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ओलिविया ने शांति से कहा। तुम मेरे साथ जितनी बार चाहो सेक्स कर सकते हो। सच में? जितनी बार मैं चाहूं, इजरा उठ बैठा। मौत से बचकर ओलिविया को हमेशा के लिए चोदना? यह एक आकर्षक प्रस्ताव था। इतना उत्सुक मत बनो, जेनेसिस ने हंसते हुए कहा। वह सभी पुरस्कार प्राप्त करेगी। तुम अन्य अधिक इच्छुक पिशाचों तक पहुंच नहीं पाओगे। जेनेसिस ने अपने हाथ अपने कूल्हों पर रखे और आगे झुक गई। क्या तुम्हें नहीं लगता कि यह नुकसान है? इजरा ने ओलिविया की ओर देखा। उसकी बात तो सही है। वह तुम्हें यह इसलिए नहीं बता रही है क्योंकि वह ऐसा करना चाहती है, इजरा, ओलिविया ने शांति से समझाया। उसका अनुबंध मेरे अनुबंध के समान ही है। मैं उसकी तरह नहीं हूं, इजरा, जेनेसिस ने आह भरी, जिससे वह क्रिया भी मुखमैथुन की प्रस्तावना जैसी लगने लगी। मैंने तुम्हारे साथ 100% सच बोला है, जबकि उसने सिर्फ झूठ बोला है। इसके अलावा, मैं बातचीत करने को तैयार हूं। मुझे विशिष्टता की आवश्यकता नहीं है। मुझे केवल तुम्हारी प्राथमिकता बनने की आवश्यकता है। मेरे साथ हस्ताक्षर करो, इजरा, और तुम जितनी चाहो उतनी औरतें पा सकते हो। इसके बारे में क्या ख्याल है? ओलिविया ने बीच में कहा। मैं विशिष्टता खंड को हटा दूंगी। मैं अपने स्वामित्व अधिकारों को छोड़ने वाला खंड भी जोड़ूंगी। मेरे पास भी यही अनुबंध है, इजरा। तुम जो चाहो, मैं तुम्हें दूंगा। तो, वह क्या होगा? मैं या ओलिविया? मेरा वैम्पायर हरम हर चीज पर हावी हो जाएगा। अध्याय 3, रक्तबंधन। इजरा की नजरें उसके सामने खड़ी दो सुंदरियों पर टिकी हुई थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि वह ऐसी स्थिति में होगा। उसे चुनना था कि वह अपने अनंत जीवन के लिए किस पिशाच महिला के साथ संभोग करेगा। इतना ही नहीं, वह अन्य महिलाओं को भी चुन सकता है। प्रभु, यह निश्चित रूप से एक आशीर्वाद है। इजरा ने आह भरी। पापी पिशाच या कामुक पिशाच को चुनना। कई लोग इस मौके के लिए हत्या कर देंगे। वह विचार करते हुए मौन फैल गया। उसे मत चुनो, इजरा, जेनेसिस ने चुप्पी को भरने के लिए जल्दी से कहा। तुम एक ऐसी लड़ाई में उतर जाओगे जिसे तुम संभाल नहीं पाओगे। और तुम्हें लगता है कि तुम बेहतर हो, ओलिविया ने भौहें उठाईं। हर कोई जानता है कि तुम बिना कोवेन सपोर्ट के एक हफ्ते में मर जाओगे। हम दोनों एक ही नाव में सवार हैं, जेनेसिस। तुम इस बात से इनकार नहीं कर सकते। जेनेसिस ने भौहें सिकोड़ी। अगर मैं उसे नहीं पा सकता, तो कोई और भी उसे नहीं पा सकता। गली में सन्नाटा छा गया। तुम उसे मार डालोगे? हाँ। दोनों औरतें एक दूसरे को घूर रही थीं और एक ठंडी सी अनुभूति हुई। इजरा ने जब यह सुना तो वह कांप उठा। वाह, एक मिनट रुको। चलो ऐसा नहीं करते। मेरे पास बहुत कुछ है जो मैं सबके साथ साझा कर सकता हूं। क्यों न हम ऐसा करें? मैं तुम दोनों के साथ हस्ताक्षर करूंगा। चूंकि इसमें कोई विशिष्टता खंड नहीं है, इसलिए हमें एक साथ हस्ताक्षर करने से कोई नहीं रोक सकता, है ना? दोनों पिशाचों ने उसकी बात सुनी तो वहां सन्नाटा छा गया। यह इतना आसान नहीं हो सकता, है ना? जेनेसिस ने ओलिविया से पूछा। आप साझा करना चाहते हैं? ओलिविया ने आश्चर्य से पूछा। यही एकमात्र तरीका है जिससे हम दोनों को वह मिल सकता है जो हम चाहते हैं। जेनेसिस एक बिल्ली की तरह आगे झुक गया। अब हम दोनों को एक कोवेन की जरूरत है, ओलिविया। इस तरह हमें संख्या में ताकत मिलती है। मैं तुम्हारे बारे में नहीं जानता, लेकिन मैं बहुत हताश हूं। क्या यह काम करेगा? मुझे नहीं पता, ओलिविया ने भौहें सिकोड़ी। मैंने 3 नेताओं वाली किसी मंडली के बारे में कभी नहीं सुना। सभी मंडली के नेताओं का खून का रिश्ता होता है। क्या 3 के साथ यह काम करेगा? पता लगाने के लिए केवल एक ही तरीका है। क्या? इजरा ने पूछा। एक मिनट रुको। तुम मुझ पर एक प्रयोग करना चाहते हो? वैसे भी रक्तबंधन क्या है? ओलिविया ने उसे ऐसे देखा जैसे वह कोई बेवकूफ हो। हम तुम्हारे साथ खून के रिश्ते के जरिए रिश्ता बनाने जा रहे हैं, उसने कहा। इजरा ने सिर हिलाया जैसे कि वह समझ गया हो, भले ही वह समझ न पाया हो। फिर उसने पूछा कि उसकी राय में सबसे महत्वपूर्ण सवाल क्या है। क्या मृत्यु की कोई संभावना है? उसने पूछा। बेशक, तुम्हें मरना ही होगा, उसने उस बेवकूफ को सचमुच घूर कर देखा। क्या तुम मरे हुओं को भूल गए हो? पिशाच बनने का कौन सा हिस्सा तुम्हें समझ में नहीं आता? यह बात तो सही है, इजरा ने खुद को सिर हिलाकर कहा। पिशाच मरे हुए प्राणी हैं, जिसका मतलब है कि उन्हें पहले मरना होगा। एक पल के लिए इस बात को भूल जाओ। चिंता मत करो। तुम्हारी मृत्यु दर्दनाक नहीं होगी, ओलिविया ने उसे आश्वासन दिया। ठीक है, जेनेसिस ने धीरे से कहा, दर्द बहुत, बहुत छोटा होगा। इजरा ने उस पर भौहें चढ़ाई। अब, तुम मुझे डरा रही हो। आगे बढ़ने से पहले, आइए अनुबंध पर हस्ताक्षर करें, ओलिविया ने सिर हिलाया।
दोनों महिलाओं ने अनुबंधों का आदान प्रदान किया और यह सुनिश्चित करने के लिए इसकी जांच की कि कोई एक दूसरे का फायदा नहीं उठा रहा है। इजरा को इससे बेहतर वकील नहीं मिल सकते थे। अनुबंधों की जांच के बाद उन सभी ने रक्तरंजित अंगूठे के निशान के साथ हस्ताक्षर किए। चलो शुरू करते हैं। ओलिविया आगे बढ़ी और उसके पैरों के बीच में बैठ गई। ठीक है, इजरा ने सिर हिलाया और उसके लिंग ने उत्साह से जवाब दिया। मृत्यु से डरने की कोई जरूरत नहीं है। जीवन में जोखिम ही सब कुछ है। ओलिविया आगे झुकी, अपने नुकीले दांत दिखाएं और उसकी गर्दन पर काट लिया। एक घूंट के साथ उसने उसका खून पीना शुरू कर दिया। इजरा कांप उठा क्योंकि उसकी गर्दन से एक बहुत ही सुखद एहसास होने लगा था। एक हाथ उसकी कमर पर रखकर उसने उसके स्तनों को मसलना शुरू कर दिया। जैसे ही उसने चूसा, उसने उसका गाउन खिसका दिया और एक स्तन ड्रेस से बाहर निकल आया। नमस्ते। इजरा ने स्तन को टटोलकर अभिवादन किया। कमर को छोड़कर उसके दूसरे हाथ ने उसके दूसरे स्तन को रेशमी कैद से मुक्त कर दिया। उसने स्तनों को मसलना शुरू कर दिया क्योंकि सुखद एहसास उसके शरीर में फैल गया। अरे अरे अरे, उसे मत निकालो। बाकी हम लोगों के लिए कुछ छोड़ दो। जेनेसिस ने ओलिविया को रास्ते से हटा दिया। ओलिविया अपने चेहरे पर शुद्ध परमानंद के भाव के साथ बगल में घुटनों के बल बैठ गई। उसके होठों से खून टपक रहा था और उसके स्तन हवा में थे। वह ऐसी दिख रही थी जैसे वह किसी प्लेबॉय के केंद्र में हो। मुझे बेहोशी सी महसूस हो रही है, इजरा ने बड़बड़ाते हुए कहा, जैसे उसे चक्कर आने लगा हो। चिंता मत करो, यह सब जल्द ही खत्म हो जाएगा। जेनेसिस ने अपने होंठ चाटे और उसे नीचे देखा। वह आगे बढ़ी, अपनी लचीली टांगें उसके दोनों तरफ फैलाकर उसके क्रॉच पर आसानी से बैठ गई। इजरा का लिंग पहले से ही अपनी सीमाओं से मुक्त होने की भीख मांग रहा था। अगर उसकी आवाज होती तो वह चिल्लाता, आहा, भाड़ में जाओ। अपने चेहरे पर एक पागल मुस्कान के साथ उसने उसके गालों को सहलाया। आगे झुकते हुए उसने उनके माथे को एक साथ दबाया। जब उनके होंठ मुश्किल से छू रहे थे तब उसने रुक गई। मैं तुम्हें आने वाली बात का एक संकेत दिखाती हूं, इजरा, उसने पापी भाव से फुसफुसाया। ओलिविया को भूल जाओ। मुझ पर ध्यान दो। केवल मुझ पर। उसने उसे चूमा और इजरा ने भोजन की थाली के सामने भूखे आदमी की तरह जवाब दिया। उसके मुंह में लोहे का हल्का सा स्वाद था, जिससे उसकी रीढ़ की हड्डी में एक सुखद झुनझुनी हुई। कुछ ही देर में जब उसका हाथ उसके शरीर पर फिरा तो उनकी हाफने की आवाज हवा में गूंजने लगी। उसके कपड़ों के छोटे से कपड़े से उसे कोई सुरक्षा नहीं मिल रही थी, इसलिए उसे हर चीज तक बेरोकटोक पहुंच मिल गई थी। धीरे धीरे अपने कूल्हों को उसके खिलाफ रगड़ने लगी। इजरा भी इसमें शामिल हो गया और उसकी गांड को पकड़ लिया, अपने प्रयासों से उसके प्रयासों का समर्थन किया। धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से उनकी तीव्रता बढ़ गई और वह बेतहाशा कराहने लगी। आह, उनके कूल्हे आपस में हिल गए जैसे ही जेनेसिस ने उसके कान को काटा। तैयार हो जाओ, इजरा, वह गुर्राई। इजरा कराह उठा क्योंकि नीचे घर्षण ने उसके शरीर में आनंद की लहरें भेज दी। उसने उसकी गर्दन के नीचे छिपे खून की मोहक गंध को सूंघा और ओलिविया के विपरीत उसकी गर्दन पर काट लिया। जैसे ही उसने उसका खून चूसना शुरू किया, उसकी गर्दन से लेकर पूरे शरीर में एक परिचित सुखद एहसास फैल गया। अपनी जांघों से उठती भावनाओं के साथ इजरा को अंदर से एक विस्फोट महसूस हो रहा था। जैसे जैसे उनकी हरकतें उन्मत्त होती गईं, उसे अपनी दृष्टि के कोने में एक जाना पहचाना अंधेरा महसूस होने लगा। अरे अरे, 1 मिनट रुको, उसने कर्कश स्वर में पुकारा। 1 मिनट रुको, मुझे लगता है मैं मरने वाला हूं। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, उसे सुस्ती महसूस होने लगी और उसकी गति धीमी होती गई। अरे, हट जाओ। तुमने उसे लगभग मार ही डाला, ओलिविया ने ऐसा कहा जैसे वह पानी के नीचे से बोल रही हो। मुझे इस तरह मरने में कोई आपत्ति नहीं होगी। इजरा ने सोचा और उसका सिर घूम गया। कम से कम मैं मनुष्यों के बीच एक देवता के रूप में पुनर्जन्म लूंगा। कितने पुरुष यह दावा कर सकते हैं कि उन्होंने एक हॉट वैम्पायर के साथ संबंध बनाए हैं? समय आ गया है। ओलिविया ने एक छोटे से चाकू से अपनी कलाई काट ली और उसे उसके मुंह में डाल दिया। पी लो, उसने आदेश दिया। एक घूंट के साथ तीखा लौह रक्त उसके मुंह में बह गया। वह अपनी ऊर्जा को फिर से भरता हुआ महसूस कर सकता था। हर घूंट के साथ ऊर्जा की एक लहर उसके शरीर में प्रवेश करती थी। पीने के 10 सेकंड बाद ओलिविया की जगह जेनेसिस ने ले ली। पी लो, सफेद बालों वाला पिशाच उसके बालों को सहलाते हुए बोला। तुम ही मेरी मुक्ति बनोगी। अपनी संतुष्टि के लिए पीने के बाद उसने अपने मुंह से खून के धब्बे पोंछते हुए आह भरी। उसे अद्भुत महसूस हुआ। उसे लगा कि वह किसी भी क्षण खड़ा हो सकता है और अगली सुबह तक बिना रुके दौड़ सकता है। क्या यही है? उसने असमंजस में अपने सामने खड़े पिशाचों को देखा। जेनेसिस अपनी टैंक टॉप को अपनी छाती पर दबाए हुए और अपनी मिनी स्कर्ट को कमर पर थोड़ी सी जगह घेरे हुए सुंदर रूप से अस्तव्यस्त दिख रही थी।
इसके विपरीत ओलिविया विनम्र समाज के लिए प्रस्तुत करने योग्य दिख रही थी क्योंकि उसने अपने कपड़े ठीक कर लिए थे। क्या तुम्हें वह छोटा सा दर्द याद है जिसके बारे में हमने बात की थी? जेनेसिस ने पूछा और एजरा ने सिर हिलाया। वह दर्द आने ही वाला है। हाँ। सिजल। एजरा की त्वचा के नीचे एक ज्वाला भड़क उठी और दर्द की एक अवर्णनीय लहर ने उसे जकड़ लिया। इससे पहले कि उसकी खून जमा देने वाली चीख हवा में गूंज पाती, ओलिविया एक झटके में उसके मुंह पर हाथ रखकर वहां पहुंच गई। एजरा को महसूस हो रहा था कि पिशाचों का खून धीरे धीरे उसे अंदर से जला रहा है और उसके दिमाग से सारे तर्कपूर्ण विचार खत्म हो गए हैं। यहां तक कि उसका दिमाग भी टूटने की कगार पर था। एक हाथ उसके मुंह पर और दूसरा उसके सिर के पीछे रखकर ओलिविया आगे झुकी। पुनर्जन्म लो, उसने फुसफुसाते हुए कहा। फिर उसने उसकी गर्दन तोड़ दी। मेरा वैम्पायर हरम हर चीज पर हावी हो जाएगा। अध्याय 4 सुखी वैवाहिक जीवन। पिछला। अगला। एजरा पर चेतना एक बुखार भरे सपने की तरह उतरी। अपनी सुनने की क्षमता के किनारे पर वह अस्पष्ट आवाजें बोलते हुए सुन सकता था। उसकी बंद पलकों के पीछे अलग अलग रंग फैले और संकुचित हो रहे थे। एक पल में वह जाग गया। जागने के साथ कोई सुस्ती नहीं थी। वह पूरी तरह से तैयार था और पूरी तरह से जाग गया था, फिर भी उसने एक भी मांसपेशी नहीं हिलाई। वह जिस भी बिस्तर पर सो रहा था वह सबसे अच्छी गुणवत्ता का होना चाहिए था। उसे कोई ऐंठन महसूस नहीं हुई। मैं अब एक पिशाच हूं। उसे यह बात समझने में कुछ समय लगा। पहली बात जो उसने महसूस की वह थी उसके गले पर चढ़ती प्यास। क्या यह प्रसिद्ध पिशाच प्यास है? क्या मैं एक अस्थिर प्राणी बन जाऊंगा? किसी तरह उसे ऐसा नहीं लगा। उसे पता था कि उसे प्यास लगी है, लेकिन यह वह प्यास नहीं थी जो उसे लग रही थी। इसके अलावा आवाजें प्यास से कहीं ज्यादा विचलित करने वाली थी। एजरा की इंद्रियां तेज हो गईं क्योंकि उसने आवाजों पर ध्यान केंद्रित किया, ओलिविया और जेनेसिस के अलग अलग स्वरों को पहचाना। उसने पलकें खोलीं, दुनिया उसके सामने तैर रही थी, धुंधली लेकिन धीरे धीरे तेज होती जा रही थी। वह चुपचाप लेटा रहा, उसकी नई बढ़ी हुई इंद्रियां बातचीत पर ध्यान केंद्रित कर रही थी। नए काउंट के बारे में क्या? जेनेसिस ने धीमी और सतर्क आवाज में पूछा। क्या यह कोई विकल्प नहीं है? यह सिर्फ एक अफवाह है, ओलिविया ने जवाब दिया। अरे यार, यह कोई अफवाह नहीं हो सकती। यह खबर सीधे सिटी लॉर्ड के कार्यालय से लीक हुई है। मैं इस बात से इनकार नहीं करती कि कोई नया काउंट आ रहा है, लेकिन क्या तुमने अफवाहें सुनी हैं? ओलिविया ने पूछा। वे कहते हैं कि वह शक्तिशाली है, डेथ वेव के बाद से हमने जितने भी लोगों का सामना किया है उनसे कहीं ज्यादा शक्तिशाली। कुछ लोग कहते हैं कि वह काउंसिल से भी ज्यादा पुराना है। काउंसिल? सिटी लॉर्ड्स? डेथ वेव? क्या हो रहा है? एजरा पूरी तरह से शांत रहा, बातचीत के हर शब्द को सुनने की कोशिश कर रहा था। जेनेसिस का उत्तर जोरदार था। मैंने सुना है। वे कहते हैं कि वह दूसरों से अलग है, ज्यादा शक्तिशाली है। पहली बात, यह सब सच नहीं हो सकता। दूसरी बात, मैंने सुना है कि वह निर्दयी है, वह डर और चालाकी के जरिए वफादारी हासिल करता है। उसके साथ जुड़ना खतरनाक हो सकता है, ओलिविया ने फुसफुसाते हुए कहा। या फिर यह हमारा उद्धार हो सकता है, जेनेसिस ने जवाब दिया, उसके स्वर में उत्सुकता का भाव झलक रहा था। काउंट्स ने हम पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। यह काउंट हमें आवश्यक सुरक्षा, हमारी शक्ति को मजबूत करने का मौका दे सकता है। ओलिविया का संदेह स्पष्ट था। और किस कीमत पर? क्या तुम सच में मानते हो कि हम बिना किसी नतीजे के पक्ष बदल सकते हैं? बाकी सभी इसे विश्वासघात के रूप में देखेंगे। वे हमें खोज निकालेंगे। हम पहले भी काउंट्स को चकमा दे चुके हैं। हम इसे फिर से कर सकते हैं, खासकर इस काउंट के समर्थन से। संभावनाओं की कल्पना करें, जेनेसिस ने जोर दिया। अगर हम अभी उसके साथ जुड़ जाते हैं तो हम सुरक्षा, शक्ति प्राप्त कर सकते हैं। अन्य काउंट्स के पास पीछे हटने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। हम आखिरकार उनसे मुक्त हो सकते हैं। स्वतंत्र? ओलिविया की हंसी कड़वी थी। या किसी नए मालिक के अधीन गुलाम? हम इस काउंट के बारे में कुछ नहीं जानते। वह दूसरों से भी बदतर हो सकता है। शैतान, तुम जानते हो, जेनेसिस। जेनेसिस ने आह भरी, उसकी आवाज में निराशा और चिंतन का मिश्रण था। लेकिन क्या होगा अगर वह हमारा मौका है? आजाद होने का, इस शहर में अपनी जगह बनाने का हमारा मौका? हम बहुत लंबे समय से दूसरों के दबाव में हैं। और अगर वह यह तय कर ले कि हम खतरा हैं? अगर वह हमें सहयोगी के बजाय दुश्मन के रूप में देखता है? ओलिविया की आवाज और भी तीखी हो गई। हम सब कुछ जोखिम में डाल देंगे। हमारी जिंदगी, हमारा अस्तित्व। इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि वह हमें स्वीकार करेगा, हमारी रक्षा करना तो दूर की बात है। यह जोखिम मैं उठाने को तैयार हूं, जेनेसिस ने जवाब दिया,
हालांकि उसकी आवाज थोड़ी लड़खड़ा रही थी। हम लगातार जांच के तहत डर में नहीं रह सकते। हमें आगे बढ़ना होगा। ओलिविया एक पल के लिए चुप हो गई और जब उसने फिर से बात की तो उसका स्वर दृढ़ था। नहीं जेनेसिस, यह बहुत खतरनाक है। हमारे पास पर्याप्त जानकारी नहीं है। उसके साथ खुद को जोड़ना एक घातक गलती हो सकती है। हम अज्ञात में कदम रख रहे होंगे और एक बार जब हम यह विकल्प चुन लेते हैं तो वापस नहीं जा सकते। जेनेसिस ने तेजी से सांस छोड़ी, आवाज में हार मान लेने की भावना थी। तुम सही हो। मुझे यह स्वीकार करने में जितना भी अरुचि हो, तुम सही हो। हम यह जोखिम नहीं उठा सकते। कम से कम अभी तो नहीं। ओलिविया ने निष्कर्ष निकाला, हमें कोई भी निर्णय लेने से पहले इस काउंट के बारे में और अधिक जानकारी एकत्र करने और जानने की आवश्यकता है। अभी के लिए हम इसी रास्ते पर चलते हैं। हम अपनी पिछली योजना के अनुसार काम करते रहेंगे, समय का इंतजार करेंगे। इसके अलावा नया काउंट अभी तक नहीं आया है। इजरा को लगा कि उसकी रीढ़ में ठंडी सिहरन दौड़ गई है। शादीशुदा जिंदगी के बारे में उसने ऐसा नहीं सोचा था। उसके नए साथियों के दुश्मन भी डरावने थे। उसे उम्मीद थी कि वह बातचीत को गलत समझ रहा है। कितने काउंट्स थे? क्या ड्रैकुला एक चीज थी? पिशाच राजनीति उसकी कल्पना से कहीं ज्यादा खतरनाक थी। हम सब रोमानिया के एक अंधेरे महल में क्यों नहीं चले जाते? इससे सभी समस्याएं हल हो जाएंगी, चाहे वे कुछ भी हों। सहमत हूं, जेनेसिस ने आखिरकार अपनी धीमी आवाज में कहा। लेकिन हम हमेशा के लिए इंतजार नहीं कर सकते, ओलिविया। हमें सही समय आने पर कार्रवाई के लिए तैयार रहना चाहिए। हम ऐसा करेंगे, ओलिविया ने उसे आश्वस्त किया। लेकिन अभी के लिए हम सतर्क रहेंगे। हम देखते हैं, हम प्रतीक्षा करते हैं। और जो हमारा है उसकी रक्षा करते हैं। घर में एक बार फिर शांति छा गई। इजरा चुपचाप लेटा रहा, उनकी बातचीत का बोझ अपने ऊपर ले रहा था। अरे, मैंने खुद को किस मुसीबत में डाल लिया है? दाव उससे कहीं ज्यादा था जितना उसने सोचा था और उसे यकीन था कि उसे पूरी कहानी भी नहीं पता। उसे एक बात पक्की तौर पर पता थी। आगे जो भी होगा उसके लिए उसे तैयार रहना होगा। वह वहीं लेटा रहा, छत को घूरता रहा। कमरा शांत था। बहुत शांत। तभी उसे एहसास हुआ कि वह सांस नहीं ले रहा था। स्तब्ध, इजरा उठकर बैठ गया। अपने हाथों को अपनी छाती और पेट पर घुमाते हुए उसने चाकू के घाव की जांच की। एक खरोंच भी नहीं थी। उसकी त्वचा पीली और इतनी चिकनी थी कि उसे यकीन नहीं हो रहा था कि यह असली है। वह वजन कितना है? इजरा ने भौहें सिकोड़ते हुए अपनी पैंट की कमरबंद पकड़ी और उसे ऊपर उठाया। जब उसने अंदर की चीज देखी तो वह स्तब्ध रह गया। क्या बकवास है? यह सही नहीं हो सकता। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे परेशान होना चाहिए या खुश होना चाहिए। तुम्हें जो दिख रहा है वह पसंद है? एक परिचित कामुक आवाज ने पूछा। इजरा ने देखा कि जेनेसिस दरवाजे पर झुकी हुई है। वह अविश्वसनीय रूप से आत्मविश्वासी दिख रही थी और ऐसा नहीं लग रहा था कि उसके पास बहुत कम विकल्प हैं। जीवितों की दुनिया में आपका स्वागत है, वह उस पर मुस्कुराई। आप उस छोटे से बदलाव के लिए मुझे धन्यवाद दे सकते हैं। मामूली? अगर यह एक छोटा सा बदलाव है तो मैं कोई बड़ा बदलाव नहीं देखना चाहता। इजरा ने अपने नए बढ़े हुए लिंग पर नजर डाली। उसने सवाल पूछने के लिए अपना मुंह खोला और तुरंत उसका गला रुक गया। तुम्हें सांस लेने की कोशिश करनी चाहिए, जेनेसिस हंसा। हम पिशाच हैं, लेकिन हम भौतिकी के सभी नियमों को नहीं तोड़ सकते। इजरा ने गहरी सांस ली और पूछा, क्या हो रहा है? स्वागत है इजरा। अब आप एक पिशाच हैं। मेरा वैम्पायर हरम हर चीज पर हावी हो जाएगा। अध्याय 5, पहले भोजन, बाद में बातचीत। स्वागत है इजरा। अब आप एक पिशाच हैं। इजरा ने जेनेसिस को घूर कर देखा। उसने एक टाइट लेदर आउटफिट पहना हुआ था जो उसके हर कर्व को उभार रहा था। उसने एक और सुपर टाइट क्रॉप टॉप पहना था जिसके साथ एक ब्लैक लेदर जैकेट थी जिसका जिप खुला हुआ था और ब्लैक लेदर पैंट जो उसके सुडौल कूल्हों से चिपकी हुई थी। उसकी दृष्टि तीव्र हो गई और वह तुरंत उसकी त्वचा पर सूक्ष्म दागों को देख पाया, जिन्हें सामान्य आंखों से नहीं देखा जा सकता था। मनुष्य के लिए पिशाच देवी देवताओं जैसे दिखते हैं, लेकिन अन्य पिशाचों के लिए वे अपेक्षाकृत सामान्य दिखते हैं। क्या समय हो गया है? मैं कितनी देर से बाहर था? 24 घंटे, जेनेसिस मुस्कुराया। तुमने निश्चित रूप से अपना समय लिया। अरे, मेरी नौकरी? उसने घबराकर चारों ओर देखा। उसके पास बस नौकरी ही बची थी। वह जानता था कि वह अपनी तनख्वाह से अपने कर्ज का पहाड़ नहीं चुका सकता, लेकिन कुछ न होने से तो यही बेहतर था। आराम करो, जेनेसिस मुस्कुराया। मैंने पहले ही आपके इस्तीफे के साथ एक ईमेल भेज दिया है। नहीं, इजरा ने उसे भयभीत होकर देखा। भाड़ में जाओ।
तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब वह कैसे जीवित रहेगा? वह अपने कर्ज कैसे चुकाएगा? क्या तुम भूल गए हो कि तुम अब एक पिशाच हो? जेनेसिस ने भावशून्य स्वर में कहा। पैसे की चिंता मत करो। बाद में पैसे कमाने के बहुत सारे अवसर मिलेंगे। इसके अलावा मुझे यकीन है कि ओलिविया के पास कहीं न कहीं नकदी का भंडार है। कुछ मिलियन, मुझे यकीन है। कुछ मिलियन क्रेडिट। इजरा चौंक कर पीछे हट गया। दोबारा सोचने पर यह बात समझ में आई। अगर कोई सैकड़ों साल तक पिशाच बनकर जीता है और फिर भी गरीब है, तो उसके लिए सूरज की रोशनी में जाकर मर जाना ही बेहतर है। उसने राहत की सांस ली। अब उसके पास शुगर मम्मियां थीं। वह आसानी से जीवन जी सकता था। वे उसके कर्ज भी चुका सकती थीं। जैसे ही इजरा शांत हुआ, उसने चारों ओर देखा। कमरा किसी उभरते स्टार्टअप सीईओ के घर जैसा लग रहा था। इसकी सफेद दीवारें, न्यूनतम डिजाइन और आकर्षक काले पर्दे जो निश्चित रूप से फर्श से छत तक की खिड़कियों को छिपा रहे थे, यह एक बजट में सादगीपूर्ण विलासिता का आभास देता था। इजरा ने खुद को बिस्तर से उठाया। उसकी हर हरकत सुंदर और सहज थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसके विचारों और क्रिया के बीच पहले से ही एक देरी थी जो अब समाप्त हो गई थी। जैसे ही उसने हिलने का फैसला किया, उसका शरीर अपने आप हिलने लगा। चिंता मत करो, तुम्हें जल्द ही इसकी आदत हो जाएगी। जेनेसिस मुस्कुराई, उसके चेहरे पर आश्चर्य देखकर। आओ, तुम्हारे पहले भोजन का समय हो गया है, उसने उसे इशारा किया। जैसे पहले से छिपी हुई एक मोहक सुगंध हवा में भर गई। यह क्या है? खून? सीधे खड़े होकर उसने नीचे की ओर देखा। क्या यह कोई पिशाच है या जमीन पहले से ज्यादा दूर दिख रही है? वह शालीनता से चलता हुआ उसके पीछे कमरे से बाहर चला गया। गलियारे में एक पूरा लंबा दर्पण लगा था। जब उसने अपना प्रतिबिंब देखा, तो उसे रुककर उसे देखना पड़ा। आईने में उसे एक चेहरा दिखाई दिया जिसे वह पहचान नहीं पाया। यह वही था और फिर भी वह नहीं था। उसकी पहले भूरी आइरिस अब चमकीली लाल हो गई थी, जो उसकी आंखों में आलस से घूम रही थी। उनके चेहरे की विशेषताओं को पूरी तरह से समित बनाया गया था और अब उनका जबड़ा तीखा था जिससे वे एक युवा कुलीन उत्तराधिकारी जैसे दिखते थे। ट्रैक सूट पहने हुए, उनके पहले काले बाल, जो अब गहरे नीले हो गए थे, कंधों तक रेशमी ढंग से लटक रहे थे। पहले वह औसतन 5 फीट 8 इंच लंबा था, लेकिन अब वह 6 फीट लंबा है। उसके कंधे चौड़े थे, जिससे वह पूरी तरह से एथलेटिक दिखता था, लेकिन वह भारी भरकम नहीं लगता था। मैं किसी फिल्म स्टार जैसा दिखता हूं, उसने खुद से फुसफुसाया। यहां आओ, जेनेसिस ने लिविंग रूम से सहजता से कहा। उसकी आवाज धीमी थी लेकिन वह अभी भी गलियारे से सुन सकता था। बढ़ी हुई पिशाच इंद्रिया, चेक। अपने प्रतिबिंब को दुखद विदाई देते हुए वह एक पिशाच मिथक को तोड़कर मुस्कुराया। ऐसा लगता है कि दर्पण वास्तव में पिशाचों को प्रभावित नहीं करते हैं। वह गलियारे से होते हुए एक लिविंग रूम में पहुंचा जो कमरे और गलियारे के सौंदर्य से मेल खाता था। सफेद दीवारें और साधारण फर्नीचर। एक दीवार पर फर्श से छत तक खिड़कियां थीं, जिनसे रहने वालों को फर्स्ट सिटी के रात्रिकालीन क्षितिज का सुंदर दृश्य दिखाई देता था। यहां तक कि भड़कीले ग्रीन हाउस टावरों से हवा में कार्बन डाइऑक्साइड निकलने और विभिन्न डिलीवरी ड्रोनों के जगह-जगह चक्कर लगाने के बावजूद यह किसी सड़क कलाकार द्वारा बनाई गई खूबसूरत पेंटिंग जैसा लग रहा था। अपनी उन्नत दृष्टि के कारण वह सड़क पर चलते लोगों के चेहरे पहचान सकता था। क्या यह पेंट हाउस है? उसने अचानक पूछा। बिल्कुल नहीं। हम इतने अमीर नहीं हैं। यह हमारा भी नहीं है। यह काउंट ग्रिफिन का सुरक्षित घर है। जेनेसिस रसोई से जुड़ी डाइनिंग टेबल पर अपनी जगह से हंसी। काउंट ग्रिफिन? शायद वह रहस्यमय काउंट्स में से एक होगा जिसके बारे में मैंने उन्हें चर्चा करते हुए सुना था। ओलिविया रसोई में खड़ी थी और 3 प्लेटों में कुछ परोस रही थी। लाल ड्रेस के ऊपर नीला एप्रन पहने हुए वह रसोई के उपकरणों की एक मॉडल की तरह लग रही थी। वह उसे सिर्फ एप्रन पहने हुए कल्पना करने से रोक नहीं पाया। इजरा अपने चेहरे पर बड़ी मुस्कान लिए मेज के पास पहुंचा। उसने अपनी हर इच्छा को पूरा करने के लिए 2 खूबसूरत पिशाचों को पा लिया था। निश्चित रूप से उसके आगे एक खूबसूरत जीवन था। तुम उठ गए। बुरा नहीं है, ओलिविया ने टिप्पणी की जब वह मेज के सिरहाने बैठा था। हाँ। तो अब क्या होगा? उसने पूछा। पहले खाना खा लो, बाद में बात करो। ओलिविया ने आगे बढ़कर प्लेट उसके सामने रख दी। जब उसने देखा कि उसमें क्या है, तो वह दोबारा देखने लगा। क्या यह चिकन है? उसकी प्लेट पर खून से लथपथ चिकन था। जब उसकी नाक तक इसकी खुशबू पहुंची और उसने सांस अंदर ली, तो यह बिल्कुल चिकन जैसी ही महक थी, लेकिन एक और जानी पहचानी तीखी खुशबू थी। हाँ, यह खून ही था जिसकी उसे पहले गंध आई थी। यह कैसे संभव है? मुझे लगा कि पिशाच केवल खून पीते हैं। चिकन में क्या है? खून स्वादिष्ट हो सकता है, लेकिन सैकड़ों सालों तक सिर्फ खून पीने की कोशिश करो। यह पागलपन की ओर पहला कदम है।
ओलिविया ने एक बहुत ही बढ़िया शिक्षक की तरह व्याख्यान दिया। जब प्राचीन लोग थक गए तो उन्होंने मानव व्यंजनों में खून मिलाने के तरीके खोजे। इस तरह पिशाच मानव व्यंजनों के साथ खून का आनंद ले सकते हैं और इसे पचा सकते हैं। यह मेरी मैरिनेटेड ब्लड चिकन रेसिपी है। ऐसा मत सोचो कि मैं तुम्हारी आवाज में गर्व नहीं सुन सकती, जेनेसिस हंसी। चूंकि मैं खाना नहीं बना सकती, इसलिए मैं ब्लड वाइन उपलब्ध कराऊंगी। उसने शराब की एक हरी बोतल उठाई और उसे मेज पर रख दिया। गैरमादक। एजरा ने अपने सामने रखे खाने को आश्चर्य से देखा। जब उसने यह शब्द सुना तो उसके दिमाग में यह नहीं था, भोजन। श्रद्धापूर्वक उसने अपने बर्तन उठाए, खून से सने चिकन का एक टुकड़ा काटा और उसे अपने मुंह में डाल लिया। स्वर्ग। स्वाद उसके मुंह में फूट पड़ा। चिकन का जाना पहचाना स्वाद खून के नए और स्वादिष्ट स्वाद के साथ पूरी तरह से घुल मिल गया और एक नया स्वाद पैदा हुआ जिसे चबाने में उसे मजा आ गया। यह अब तक का सबसे अच्छा भोजन है जिसे मैंने चखा है, एजरा ने ओलिविया की प्रशंसा की जब जेनेसिस ने उसके गिलास में शराब डाली। ओलिविया के चेहरे पर एक मुस्कान की झलक दिखाई दी। धन्यवाद, उसने अपनी सीट पर बैठते ही सिर हिलाया। हालांकि वह इसे दिखाने की कोशिश नहीं कर रही थी, लेकिन वह देख सकता था कि वह उसकी तारीफ से खुश थी। शुगर मम्मी के साथ स्कोर करें। कमरे में सन्नाटा छा गया और वे सब अपने खाने का लुत्फ उठा रहे थे। एजरा अपने जीवन के बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं पाया। 24 घंटों के अंतराल में वह एक तनावपूर्ण, थका देने वाली नौकरी वाले एक सामान्य अनाथ से 2 पिशाच पत्नियों वाले एक सुंदर पिशाच में बदल गया था। इस पर यकीन करना थोड़ा मुश्किल था। कुछ ही देर में खाना खत्म हो गया और जेनेसिस ने बर्तन साफ कर दिए। एजरा ने अपनी उंगलियां आपस में सटा लीं और आगे की ओर झुक गया। क्या आपको नहीं लगता कि अब समय आ गया है कि मैं इस सारे पागलपन का स्पष्टीकरण पाऊं? मेरा वैम्पायर हरम हर चीज पर हावी हो जाएगा। अध्याय 6, हम सब मुसीबत में हैं। क्या आपको नहीं लगता कि अब समय आ गया है कि मैं इसका स्पष्टीकरण प्राप्त करूं? ओलिविया और जेनेसिस ने एक दूसरे को देखा, उनके बीच एक अस्पष्ट संवाद हुआ। आप क्या जानना चाहते हैं? ओलिविया ने पूछा। क्या हो रहा है? तुम मुझे कैसे जानते हो? क्या तुम लोग किसी मुसीबत में फंसे हो? क्या मुझे इस मुसीबत में घसीटा गया है? उसके मुंह से सवाल निकल पड़े। आराम से, बाघ, जेनेसिस ने हंसते हुए कहा। एक एक करके। मजाक बंद करो, ओलिविया ने एजरा की ओर मुड़ने से पहले सख्ती से कहा। तुम जानना चाहते हो कि क्या हो रहा है? उसने सिर हिलाया। क्या बकवास चल रही है? उसके दिमाग में सवाल उबल रहे थे और जवाब पाने का यही मौका था। जेनेसिस ने मेरे ईमेल तक कैसे पहुंच बनाई और त्यागपत्र कैसे भेजा? अनुबंध पर हस्ताक्षर करने से पहले ही उन्हें मेरा नाम कैसे पता चल गया? आपके अंतिम प्रश्न से शुरू करते हुए, हाँ, हम मुश्किल में हैं। जेनेसिस की अपनी समस्याएं हैं, लेकिन जहां तक मेरा सवाल है, काउंट सोलोमन का दावा है कि मैंने उनकी निजी तिजोरी से कुछ चुराया है। काउंट सोलोमन, आखिर वह कौन है? अरे, तुम उसे भ्रमित कर रही हो। वह अभी भी नौसिखिया है। उसे नहीं पता कि कौन कौन है, जेनेसिस ने ओलिविया पर मुस्कुराया। मैं समझाता हूं। काउंट्स पिशाच शासक होते हैं जो शहर के एक क्षेत्र पर शासन करते हैं जिसे हम काउंटी कहते हैं। हमारे शहर फर्स्ट सिटी में 3 काउंट हैं। काउंट ग्रिफिन, काउंट सोलोमन और काउंट व्लादिमीर। हमारी नव स्थापित कोवेन काउंट ग्रिफिन के शासन के अधीन है। आपके बढ़िया स्पष्टीकरण के लिए धन्यवाद, ओलिविया ने जेनेसिस की ओर सिर हिलाया। पहले मैं काउंट सोलोमन के लिए एक गार्ड के रूप में काम करता था और जब उसकी तिजोरी से कुछ गायब हो गया तो उसने दावा किया कि मैंने इसे चुराया है। मैं सुरक्षा के लिए काउंट ग्रिफिन में शामिल हो गया। क्या तुमने? क्या? एजरा ने पूछा, क्या तुमने वह चीज चुराई जिसके बारे में उसने दावा किया था कि तुमने चोरी की है? ओलिविया ने जेनेसिस की ओर देखा। मैं इसका उत्तर नहीं दे सकती। तो तुमने ऐसा किया, जेनेसिस ने गर्व से कहा। मैं हमेशा सोचता था कि क्या यह एक झूठा आरोप था? कौन जानता था कि वफादार गार्ड इतना बड़ा चोर था? 1 मिनट रुको, एजरा ने अपनी उंगली उठाई। तुमने उस काउंट की निजी तिजोरी से कुछ चुराया है जिसकी तुम्हें रखवाली करनी है। एक काउंट जिसे मैं एक शक्तिशाली पिशाच मानता हूं? जेनेसिस ने सहमति में सिर हिलाया। वह शक्तिशाली है। चौथा वलय पिशाच। क्यों? तुम उससे चोरी क्यों करोगे? एजरा ने जेनेसिस की ओर देखा जिसने कंधे उचका दिए। क्या मैं कुछ भूल रहा हूं? पहली बात, मैंने कभी नहीं कहा कि मैंने कुछ चुराया है और दूसरी बात, अगर मैंने काउंट सोलोमन से चोरी भी की है तो यह ऐसी बात होगी जिसके लिए वह सार्वजनिक रूप से मुझ पर मुकदमा नहीं चला सकेंगे। दोनों श्रोता ओलिविया को घूरने लगे। हाँ, ठीक है। तुमने इसे नहीं चुराया। ठीक है। मान लीजिए कि आपने काल्पनिक वस्तु नहीं चुराई। चोरी हुई कथित गुम वस्तु वास्तव में क्या है?
ओलिविया चुप थी और मैं उसकी आंखों में हिसाब देख सकता था। जवाब देने से पहले उसने हर विकल्प पर विचार किया। एक पेज। एक पेज? एक पेज के लिए इतना हंगामा? जेनेसिस ने बड़ी बड़ी आंखों से पूछा, जो एजरा के विचारों को पूरी तरह से प्रतिबिंबित कर रहा था। किस किताब से एक पेज? ओलिविया ने आह भरी। दुःस्वप्न की पुस्तक से एक पृष्ठ। जेनेसिस चौंक कर अपनी कुर्सी से उठ खड़ी हुई। काउंट सोलोमन के पास किताब का एक पन्ना था। आपके पास एक? वह घुटी हुई थी, इधर उधर देख रही थी जैसे उसे उम्मीद थी कि लोग सुन रहे होंगे। वह फुसफुसाने से पहले आगे झुकी। क्या आप इसे डिकोड कर सकते हैं? ओलिविया चुप रही। अरे, तुम कर सकती हो। जेनेसिस अपनी सीट पर ऐसे गिर पड़ी जैसे उसके पैर जेली से बने हों। अरे, इससे सब कुछ बदल जाता है। क्या परिषद द्वारा पुस्तक को नष्ट करने की बात नहीं कही गई थी? ओलिविया चुप रही। तुम हमें क्यों बताना चाहोगे? जेनेसिस ने पूछा। यह एक बहुत ही कीमती रहस्य है। कल्पना करो कि अभी तुम्हारे हाथों में कितनी शक्ति है। इस रहस्य के लिए तुम्हें मारा जा सकता है। अरे, मैं तुम्हें खुद भी मार सकता हूं। मुझे लगता है कि मैं यह नहीं जानता। मेरे पास प्रोटोकॉल हैं जो मेरी मृत्यु पर सक्रिय हो जाएंगे, किताब को ऐसी जगह छिपा देंगे जहां कोई उसे कभी नहीं पा सकेगा। यदि आप में से कोई भी मुझे मार देता है, तो आपको केवल पृष्ठ खोना होगा, इसे डिकोड करने का अपना एकमात्र मौका खोना होगा और एक काउंट का क्रोध प्राप्त करना होगा जो आपको पृथ्वी के छोर तक खोजेगा। कमरे में सन्नाटा छा गया। उनकी बातचीत किस बारे में हो रही है? दुःस्वप्न की पुस्तक? वह क्या है? एजरा ने उत्सुकता से पूछा। कोई भी पुस्तक जो पिशाचों को इस तरह से प्रतिक्रिया करने पर मजबूर कर सकती है, वह कोई साधारण पुस्तक नहीं हो सकती। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ओलिविया ने आह भरी। सिर्फ यही मायने रखता है कि काउंट सोलोमन इसे वापस पाने के लिए बहुत कुछ करेगा। अब हमारी किस्मत एक दूसरे से बंधी हुई है। तुम जो भी करो, किताब के बारे में कभी किसी को मत बताना। एजरा आगे झुका। जैसा कि तुमने कहा, हमारी किस्मत एक दूसरे से जुड़ी हुई है। मुझे लगता है कि इससे मुझे यह जानने का अधिकार मिलता है कि मेरी मौत का कारण क्या हो सकता है। वह सही कह रहा है, जेनेसिस ने हंसते हुए कहा। बस उसे बता दो। ओलिविया ने आह भरी। दुःस्वप्न की पुस्तक एक ऐसी पुस्तक है जिसे माना जाता है कि पिशाच के पूर्वज ने बनाया था। कहा जाता है कि इसमें केवल 7 पृष्ठ हैं, लेकिन प्रत्येक पृष्ठ में कुछ ऐसा है जो पिशाच को इतना शक्तिशाली बना सकता है कि वे स्वयं पूर्वज से प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं। ऐसी किताबें भी होती हैं? एजरा सोच में पड़ गया। पिशाच पूर्वज से मुकाबला करने की शक्ति? मुझे नहीं पता कि पूर्वज कितना शक्तिशाली है, लेकिन वह निश्चित रूप से एक शक्तिशाली व्यक्ति रहा होगा। बस मेरी किस्मत। इस सर्वशक्तिमान पुस्तक का एक पृष्ठ किसी ऐसे व्यक्ति के हाथ लग गया जो इसे डिकोड कर सकता है। वह मन ही मन हंसा। मैं यह अवसर किसी भी हालत में नहीं गवा सकता। हमने ओलिविया की परेशानी के बारे में सुना है। एजरा ने जेनेसिस की ओर रुख किया। आपकी परेशानी के बारे में क्या? मेरा मामला हमारे वफादार गार्ड जितना जटिल नहीं है, जेनेसिस हंसा। मैंने बस अपने एक नेता को मार डाला। एजरा का गला रुक गया। तुमने क्या किया? वह कुतिया बन रही थी इसलिए मैंने उसे मार डाला। क्या बकवास है? क्या मैंने किसी मनोरोगी के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? इन महिलाओं के साथ क्या है? उनमें से एक ने बहुत कीमती वस्तु चुराई जबकि दूसरी ने ऐसे तुच्छ कारण से हत्या कर दी। क्या सभी पिशाच इतने पागल होते हैं? उसी समय दरवाजे पर दस्तक हुई। जेनेसिस और ओलिविया ने एक दूसरे की ओर देखा। क्या कोई आने वाला है? ओलिविया ने पूछा और जेनेसिस ने अपना सिर हिलाया। मुझे पता है तुम वहां हो। अपार्टमेंट के बाहर से एक महिला की आवाज आई। और मैं तुम्हारे लिए आ रही हूं। जेनेसिस खुशी से खड़ी हो गई। कितना आश्चर्य है। ऐसा लगता है कि मेरी मुसीबत मुझे पकड़ चुकी है। सारा, ओलिविया गुर्राई। उस क्षण सब कुछ अंधकारमय हो गया। मेरा वैम्पायर हरम हर चीज पर हावी हो जाएगा। अध्याय 7, ब्लैक जोन में लड़ाई। क्या हुआ? एजरा ने अचानक अंधेरे में चारों ओर देखा। सौभाग्य से उसकी पिशाच दृष्टि इतनी तेज थी कि वह पूरे अंधेरे में देख सकता था। उसके बगल में दोनों महिलाओं की लाल आंखें अंधेरे में चमक रही थीं। वह केवल यह मान सकता था कि उसकी आंखें भी चमक रही थीं। उन्होंने खिड़की से बाहर देखा कि फर्स्ट सिटी की गगनचुंबी इमारतों और ग्रीन हाउस टावरों के सुंदर दृश्य की जगह एक अंधेरे कैनवास ने ले ली थी, जिसने आसपास के प्रकाश को निगल लिया था। क्या हो रहा है? उसने पूछा। यह एक ब्लैक जोन है, ओलिविया ने फुसफुसाते हुए कहा जब महिलाएं दरवाजे की ओर मुंह करके खड़ी हो गईं। हम फंस गए हैं। तुमने गलत समझा है। जेनेसिस ने अपना हाथ बढ़ाया और खून से लाल चमक के साथ एक दुष्ट दिखने वाला युद्ध कुल्हाड़ी उसके हाथों में दिखाई दिया।
इसकी काली धातु को दर्पण की तरह चमकाया गया था, यह अंधेरे में धीरे से चमक रहा था। हम फंस नहीं गए हैं। वह फंस गई है। बेवकूफ मत बनो। यह सारा है, ओलिविया ने फुसफुसाते हुए कहा। वह थर्ड रिंग वैम्पायर है। वह तुम्हें पलक झपकने से पहले ही मार देगी। आप भी तीसरी रिंग में हैं, है ना? जेनेसिस ने जम्हाई ली। अभी नहीं, नहीं। मेरी एक अंगूठी व्यस्त है। रुको, क्या? जेनेसिस तेजी से उसकी ओर देखने के लिए मुड़ा। धमाका! अपार्टमेंट का दरवाजा उड़ गया, जिससे अपार्टमेंट में धुआं भर गया। खटखट, खटखट। सारा धीरे धीरे कमरे में चली गई। अच्छा, 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 यहां हमारे पास क्या है? 2 बहिष्कृत लोग और एक आदमी? ऐसा लगता है कि तुम में से एक भाग्यशाली है। अपनी चमकती लाल आंखों, लहराते लाल बालों और उभरे हुए नुकीले दांतों के साथ वह खून से लथपथ राक्षस की तरह दिख रही थी। इस छवि को उसके द्वारा पहने गए चमचमाते कवच के खूबसूरत सूट ने और भी निखार दिया था, जो गहरे लाल धातु से बना था, जो किसी तरह उसके चमकीले लाल बालों के साथ मेल खाने में कामयाब रहा। ओलिविया ने हाथ आगे बढ़ाया। जहां हो वहीं रुक जाओ सारा। तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं है। बेशक मुझे ऐसा करना ही होगा, सारा ने उपहास किया। जब कोई मेरे दोस्त को मार देगा, तो मैं अपना बदला लेने के लिए कुछ भी करने से नहीं चूकूंगी। ओलिविया, एक तरफ हट जाओ। यह तुम्हारा मामला नहीं है। ओलिविया ने आह भरी। दुर्भाग्य से मैं ऐसा नहीं कर सकती। मैंने पहले ही एक अनुबंध पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। सफेद विशाल धातु के पंख जैसे दिखने वाले पंख धीरे धीरे प्रकट हुए, प्रत्येक हाथ में एक एक। उसने इसे जुड़वा ब्लेड की तरह पकड़ रखा था। ऐसा ही हो, सारा फुसफुसाई। वूंफ! उसके हाथ में एक जलती हुई तलवार दिखाई दी। ब्लेड में नीली लौ इतनी गर्म थी कि उसके पैरों के नीचे का कंक्रीट पिघलने लगा था। सौभाग्य से गर्मी उसके चारों ओर 1 फुट से ज्यादा नहीं फैली। एजरा कुछ कदम पीछे हट गया। यह समय उसके लिए बेतहाशा आगे बढ़ने का नहीं था। हीरो होने और बेवकूफ होने में फर्क होता है। आश्चर्यजनक गति से सारा ने जेनेसिस पर आक्रमण किया। झनकार! उनके हथियार एक दूसरे से टकराए और एक दरार के साथ जेनेसिस की कुल्हाड़ी धूल में बिखर गई। इससे पहले कि सारा कुछ समझ पाती, ओलिविया अपने घातक पंखों के साथ वहां पहुंच गई। उन्हें तलवारों की तरह इस्तेमाल करने के बजाय उसने उन्हें खंजर की तरह फेंक दिया। जब सारा के कवच पर कुछ लोगों ने हमला किया, तो उसे पीछे हटना पड़ा क्योंकि ओलिविया ने उसके खुले सिर पर निशाना साधा था। एक झटके के साथ उसके सिर पर एक हेलमेट उगाया, जिसने उसे पूरी तरह से कवच में जकड़ लिया। अलंकृत कवच के छेद से केवल चमकती लाल आंखें झांक रही थीं। सारा एक बदला लेने वाली राक्षसी की तरह लग रही थी। धन्यवाद, जेनेसिस मुस्कुराया क्योंकि उसके दोनों हाथों में 2 विशाल युद्ध कुल्हाड़ियां उभर आईं। उसने मुझे एक पल के लिए चौंका दिया। धन्यवाद को जीवित रहने के बाद के लिए बचाकर रखना। ओलिविया की पीठ से उसके हाथों में मौजूद उन्हीं पंखों से बने पंख फूट निकले। सारा जब मालगाड़ी की ताकत से अपनी तलवार घुमाते हुए उन दोनों की ओर बढ़ी तो फर्श टूट गया। जेनेसिस और ओलिविया ने उसके हमलों के बीच में बुनाई की। सीधे लड़ने के बजाय उन्होंने अपने हथियारों का इस्तेमाल उसकी तलवार को पुनर्निर्देशित करने के लिए किया। जब भी कोई हथियार क्षतिग्रस्त होता तो नए हथियार दिखाई देते। जल्दी! एजरा को पहले तो झटका लगा जब उसे एहसास हुआ कि वह अपनी आंखों से लड़ाई का अनुसरण कर सकता है, लेकिन फिर उसे याद आया कि अब वह भी एक पिशाच है। उसके सामने जो दृश्य था वह देवियों के बीच मतभेद जैसा था। यह एक चमत्कार था कि इमारत अभी भी बरकरार थी। जैसे ही ओलिविया ने एक और वार को विफल किया, सारा झुक गई और अपने कवच के कंधों से उसे मारा, जिससे ओलिविया उड़ गई। फर्श पर एक और दरार छोड़ते हुए वह जेनेसिस की ओर तेजी से बढ़ी। टकरा जाना! कहीं से पंखों की एक दीवार प्रकट हुई, जिसने सारा को 1 सेकंड के लिए धीमा कर दिया। यह इतना लंबा समय था कि जेनेसिस उसके आसपास से भाग निकला। दीवार कहां से आई? एजरा अपना मुंह खोले खड़ा था। हालांकि वह भी एक पिशाच था, लेकिन उसे नहीं पता था कि वे जो कुछ कर रहे थे वह कैसे कर रहे थे। उसने अपने हाथों को मोड़ते हुए रास्ते से हटकर अपनी खुद की एक महाशक्ति की उम्मीद में काम किया। युद्ध में वापस आकर सारा ने पंखदार दीवार को तोड़ दिया, जेनेसिस का अनुसरण किया, बिना रुके, तथा अपनी ज्वलंत तलवार से वार किया। ओलिविया प्रकट हुई। उसने एक सफेद पंख से झूले को पकड़ लिया। तलवार पंख को चीरती हुई बीच में फंस गई। अपने दूसरे पंख से ओलिविया ने सारा के कवच पर वार किया, जिससे उसके कवच पर एक लंबा घाव हो गया। सारा पीछे गिर गई, जिससे उसकी तलवार ओलिविया के पंख में फंस गई। एक भूतपूर्व गार्ड के लिए यह बुरा नहीं है। उसने घाव की जांच की, क्योंकि उसका कवच खुद को ठीक करना शुरू कर रहा था। मुझे नीचे लाने के लिए इससे ज्यादा की जरूरत होगी। सारा, हार मान लो। तुम यह नहीं जीत सकती, जेनेसिस ने ताना मारा।
यह युद्ध के दीवाने बेवकूफ ने कहा है, जिसने अभी तक मुझ पर एक भी ठोस प्रहार नहीं किया है। सारा हंसी। मेरी लाश पर। वूम्फ। सारा के हाथ में एक और जलती हुई तलवार दिखाई दी। यह ब्लेड उस ब्लेड से भी ज्यादा चमकीला था जिसे ओलिविया ने अपने पंख से निकाला था और अब वह पकड़ रही थी। युद्ध की पुकार के साथ सारा ने हमला किया। वह कमरे में घूमी और ओलिविया उसके हमलों को बेतहाशा रोक रही थी। महिलाओं के लड़ने पर स्टील की आवाज गूंज रही थी। सारा उछल पड़ी, हवा में घूमने लगी और उसकी तलवार की नोक अशुभ रूप से चमकने लगी। एक जोरदार प्रहार के साथ तलवार से आग की एक पतली सी किरण निकली, जो ओलिविया की छाती को चीरती हुई निकल गई। ओलिविया ने अपने हाथ में चोरी की हुई तलवार का प्रयोग आग को रोकने के लिए किया तथा उसे अपने हृदय में घुसने से रोक लिया। ओलिविया की क्षणिक चोट का फायदा उठाते हुए वह जेनेसिस की ओर दौड़ी। उसके हमले बिजली की गति से तेज थे और जेनेसिस को संघर्ष करना पड़ा क्योंकि उसकी कुल्हाड़ियां टूटती रहीं। अपनी मौत को स्वीकार करो। मुझे पता है कि तुम्हारी ऊर्जा खत्म हो रही है, उसने व्यंग्य किया। पहले अपनी चिंता करो, जेनेसिस ने दांत पीसते हुए कहा। अचानक एक झटके से सारा ने जेनेसिस की कुल्हाड़ी को अपनी मुट्ठी से अलग कर दिया। एक ही झटके में जेनेसिस का हाथ उसके कंधे से अलग हो गया। अर्र! सारा ने अपनी तलवार आसमान की ओर उठाई और जानलेवा वार किया। जैसे ही ब्लेड नीचे उतरा, कमरे में एक भयानक दबाव छा गया। जलती हुई तलवार से एक आभा फैल रही थी जो अपरिहार्य थी। ऐसा लग रहा था कि तलवार को अपने रास्ते में आने वाली किसी भी चीज को काटने से कोई नहीं रोक सकता। ट्विप! जेनेसिस की पीठ से काले धागे फूटकर दीवार से चिपक गए और उसे रास्ते से हटा दिया। धमाका! तलवार से फर्श में 1 फुट गहरा छेद हो गया और कमरा हिल गया। ओलिविया अचानक सारा के पीछे आ गई और चाकू घोंप दिया। सारा तेजी से मुड़ी और ऐसे उछली जैसे उसके सिर के पीछे आंखें हों। ओलिविया ने जलती हुई तलवार को भाले की तरह उस पर फेंका और जैसे ही वह बचने के लिए झुकी, ओलिविया के हाथ से एक काला कोहरा फूट पड़ा, जिसने सारा को घेर लिया और कोहरा काली परछाइयों से बने एक चौकोर बॉक्स में जम गया। ओलिविया ने सारा को अपने ही एक काले क्षेत्र में फंसा लिया था। चलो चलें, ओलिविया चिल्लाई, उसकी छाती पर लगा घाव पहले ही ठीक हो चुका था। एजरा और जेनेसिस, जिनका हाथ धीरे धीरे फिर से बढ़ रहा था, जल्दी से उसके पीछे चले गए। ओलिविया ने अपने पंखों का इस्तेमाल करके सारा के काले क्षेत्र में एक छेद कर दिया। खुली जगह का इस्तेमाल करते हुए तीनों तेजी से अपार्टमेंट से बाहर निकल गए क्योंकि उनके पीछे धीरे धीरे दरार खुद ही ठीक हो गई। अपने सुरक्षित घर के खतरे में पड़ने के कारण उन्हें असुरक्षित दुनिया में ही अपना भाग्य आजमाना पड़ा। पिशाच बनने के लिए क्या दिन है। मेरा वैम्पायर हरम हर चीज पर हावी हो जाएगा। अध्याय 8, दोहरी खेती। आखिर यह क्या था। इजरा ने खुद को रोक नहीं पाया और पूछा कि वे तेजी से लिफ्ट की ओर कैसे बढ़ रहे हैं। आप लोग बिना किसी चीज के हथियार कैसे बना रहे हैं। मैं भी ऐसा क्यों नहीं कर सकता। ओलिविया के पंख उसकी पीठ पर मुड़ गए और जेनेसिस की कुल्हाड़ी एक झटके में गायब हो गई, जिससे वे अस्तव्यस्त लेकिन सामान्य लोगों की तरह दिखने लगे, यद्यपि बहुत अच्छे दिखने वाले। उसने शांत गलियारे में इधर उधर देखा। सभी पड़ोसी अपने अपने अपार्टमेंट में थे। सभी ने लड़ाई की आवाज क्यों नहीं सुनी। मैं कसम खा सकता था कि इमारत हिल रही थी। यही ब्लैक जोन का उद्देश्य है। ओलिविया ने लिफ्ट के बटन को जाम कर दिया और उन्हें लिफ्ट को उनकी मंजिल तक चढ़ते हुए देखना पड़ा। यह आसपास के क्षेत्र को अलग थलग कर देता है, जिससे पिशाचों को दुनिया के सामने खुद को उजागर किए बिना लड़ने की अनुमति मिलती है। ध्वनि, प्रकाश, गति, कुछ भी अंदर नहीं आता और कुछ भी बाहर नहीं जाता। हमें अपना रास्ता काटना पड़ा। लानत है, एजरा ने कसम खाई। वह सारा कोई काउंट नहीं है ना? अगर जेनेसिस की मुसीबत इतनी खतरनाक है, तो हम ओलिविया की मुसीबत का ख्याल कैसे रख सकते हैं? यही कारण है कि हमने तुम्हें बदल दिया है ना? जेनेसिस ने बड़बड़ाते हुए कहा, जैसे उसका मांस उबल रहा हो, एक नया हाथ एक टाइम लैप्स वीडियो की तरह बढ़ रहा हो। डिंग! लिफ्ट आ गई और वे उसमें चढ़ गए। यदि आप मुझसे यह अपेक्षा करते हैं कि मैं आपके लिए आपकी लड़ाई लड़ूंगा, तो मुझे छोड़ दीजिए। मैं किसी के लिए नहीं मर रहा हूं, जबकि मेरा अनंतकाल अभी शुरू ही हुआ है। बिल्कुल नहीं, जेनेसिस ने उपहास किया। तुम जैसे हो, सारा तुम्हें 1 सेकंड में टुकड़े टुकड़े कर देगी। इजरा मर्दाना गर्व के कारण विरोध करना चाहता था, लेकिन वह भी इनकार नहीं कर सका। वह अभी तक पूर्ण पिशाच नहीं बना था। तुम खुद ही लगभग टुकड़े टुकड़े हो गए, ओलिविया ने जेनेसिस से कहा जैसे वह मौसम के बारे में बात कर रही हो। हमें तुम्हारे लिए लड़ने की जरूरत नहीं है। सिर्फ तुम्हारा अस्तित्व ही हमारी आधी समस्याओं का समाधान कर सकता है। मेरा अस्तित्व, इजरा उलझन में था। आखिर वे किस बारे में बात कर रहे हैं? केवल भगवान ही ऐसा कर सकते हैं, है ना? क्या मैं भगवान हूं? सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि पिशाचों की टोली कम से कम एक नर के साथ ही बनाई जा सकती है, ओलिविया ने व्याख्यान दिया।
और नर पिशाचों को ढूंढना मुश्किल है। क्या मतलब है तुम्हारा? इजरा ने भौहें सिकोड़ी। यह कितना मुश्किल हो सकता है? बस एक आदमी को ढूंढो और उसे काटो। यह इतना आसान नहीं है। पुरुष जीन में मौजूद वाई क्रोमोसोम के कारण पिशाच वायरस को पुरुषों को पिशाच में बदलने में कठिनाई होती है। किसी भी आदमी को काटने से उसकी मौत होने की संभावना अधिक होती है। 1 मिनट रुको, इजरा ने एहसास में उसकी ओर देखा। क्या तुम्हारा मतलब है कि मैं लगभग मर गया था? क्या बकवास है? नहीं, बेवकूफ, जेनेसिस ने बीच में कहा। कुछ पुरुषों के खून में कुछ आनुवंशिक चिन्ह होते हैं जो संकेत देते हैं कि वे इस परिवर्तन से बच जाएंगे। तुम उन पुरुषों में से एक हो। डिंग। लिफ्ट खुली और ऊंची इमारत की भूमिगत पार्किंग दिखाई दी। ओलिविया के नेतृत्व में वे उसके पीछे चले गए। वह सही कह रही है। जो पिशाच एक गिरोह बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें अस्पतालों में घुसकर उन मार्करों वाले लोगों को खुद ही ढूंढना पड़ता है, या फिर दूसरों को ऐसा करने के लिए पैसे देने पड़ते हैं। इसी तरह हमने तुम्हें ढूंढा। वे एक मशहूर ब्रांड की एक काले रंग की स्लीक होवर कार के पास पहुंचे। लानत है, ओलिविया रुकी और कुछ ऐसा देखने लगी जिसे केवल वही देख सकती थी। सारा ब्लैक जोन से बाहर है। चलो यहां से निकलो। मैंने अपनी अधिकांश ऊर्जा उसे बनाने में खर्च कर दी। चलो अंदर चलो। ओलिविया ड्राइवर की सीट पर बैठ गई और जेनेसिस यात्री की सीट पर बैठ गई। एजरा ने पीछे बैठने से पहले कार को निहारने में कुछ समय बिताया। पुरुष पिशाचों को न केवल इसलिए महत्व दिया जाता है क्योंकि वे दुर्लभ हैं, बल्कि इसलिए भी कि वे अपने समूह को अविश्वसनीय लाभ पहुंचाते हैं। फायदे? सेक्स? जेनेसिस मुस्कुराया। साधारण सेक्स नहीं, बल्कि शक्तिशाली सेक्स। एजरा की भौहें उसके माथे पर चढ़ गईं। ठीक है, मुझे जो सुनने को मिल रहा है वह मुझे पसंद है। चूंकि पिशाच मरे हुए जीव हैं, इसलिए हम अपनी जीवन शक्ति खुद नहीं बना पाते और इसीलिए हम खून पीते हैं, गाड़ी चलाते समय ओलिविया ने समझाया। हालांकि जब एक नर पिशाच और मादा पिशाच यौन संबंध बनाते हैं तो यह हमें ज्यादा जीवन शक्ति बनाने की अनुमति देता है, जो हमें सिर्फ खून पीने से नहीं मिल सकती। यही एक कारण है कि तुम्हारा अस्तित्व हमें राहत देगा। एक नई कोवेन होने से काउंट ग्रिफिन की शक्ति का आधार बढ़ जाएगा। इसके कारण उसे सारा और जेनेसिस के बीच लड़ाई रोकनी होगी। आखिरकार पुरुष पिशाच मिलना मुश्किल है। कोई नहीं चाहता कि तुम संपार्श्विक क्षति बनो। जहां तक मेरी बात है, एक नर पिशाच होने से मैं तेजी से जीवन शक्ति अर्जित कर सकूंगा। इससे मैं अपने और काउंट सोलोमन द्वारा मेरे पीछे भेजे जाने वाले शिकारियों के बीच शक्ति के अंतर को पाट सकूंगा। क्या इसका मतलब वही है जो मैं सोच रहा हूं? तेजी से ऊर्जा संचय करना? संभोग? मुझे साइन अप करें। मैं अभी भी जीवित हूं, इसका एकमात्र कारण यह है कि काउंट सोलोमन काउंट ग्रिफिन को यह बताने के लिए तैयार नहीं है कि मैंने क्या चुराया है। चूंकि मैं वर्तमान में ग्रिफिन के संरक्षण में हूं, इसलिए वह मुझे बिना किसी अच्छे कारण के सोलोमन को नहीं सौंप सकता। अगर वह ऐसा करता है तो वह अपने अधीनस्थों का विश्वास खो देगा और कोई भी काउंट ऐसा नहीं चाहता। तो तुमने इसे चुराया था। एजरा ने जो जानकारी सुनी थी उसे पचाने में उसे 1 मिनट लगा। होवर कार फर्स्ट सिटी की सड़कों पर तेजी से आगे बढ़ रही थी। विभिन्न होलोग्राफिक विज्ञापनों की रोशनी उनके चेहरों पर रंग भर रही थी जैसे ही वे अपने गंतव्य की ओर बढ़ रहे थे। वह इटाची याइबा को मेयर के रूप में समर्थन देने वाले विभिन्न विज्ञापनों को देख सकता था। इटाची याइबा, फर्स्ट सिटी के सबसे अमीर आदमी और मेयर पद के उम्मीदवार। सेल्फ ड्राइविंग कारों के जाने माने समर्थक। अपराधियों द्वारा बड़े पैमाने पर हैकिंग के कारण रिपब्लिक में सेल्फ ड्राइविंग कारों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इस बारे में सोचो, हम कहां जा रहे हैं? नगरपालिका का क्षेत्र। नगरपाल? ओलिविया ने विंडशील्ड के शीशे से उसे देखा। उसकी आंखों में उसकी पुतली तेजी से घूम रही थी। तीनों काउंट्स सिटी लॉर्ड के नियंत्रण में है। सिटी लॉर्ड शहर के सभी पिशाचों पर शासन करता है। हमें तुम्हें वैधानिक पिशाच बनाने के लिए वहां जाना होगा। कानूनी पिशाच से तुम्हारा क्या मतलब है? मैं तो पहले से ही पिशाच हूं, है ना? कानून के अनुसार सभी पिशाचों को उस शहर के सिटी लॉर्ड के अधीन पंजीकरण कराना आवश्यक है जहां वे गए हैं। ऐसा न करने पर मृत्युदंड दिया जाएगा। कोई अपवाद नहीं। आपके पंजीकरण को पूरा करने के लिए हमारे पास 7 दिनों की छूट अवधि है, लेकिन जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारे पास समय नहीं है। क्या बकवास है? मैंने खुद को किस मुसीबत में डाल लिया है? पिशाचों को पंजीकृत होना पड़ता है? यह वह विलासिता और स्वतंत्रता का जीवन नहीं था जिसकी मैं कल्पना कर रहा था। उसी समय एक क्षण के लिए पुलिस का सायरन बजा और एक पुलिस होवर कार उनके पीछे आ गई। यह मानव पुलिस है। चलो उन्हें नजरअंदाज करें, जेनेसिस ने सुझाव दिया। हम नहीं कर सकते। गोपनीयता के नियम को याद रखें, ओलिविया ने आह भरी। ग्लैमर, दोनों महिलाओं के चेहरे के भाव बदलने लगे। उनकी आंखें एक जैसी नीली हो गईं।
यहाँ जेनेसिस ने उसे काले धूप के चश्मे दिए और उसने उन्हें पहन लिया, अपनी लाल आंखों को छिपाते हुए। मैं अपनी खुद की महाशक्तियों का इंतजार नहीं कर सकता। होवर कार एक सुनसान सुरंग के अंदर रुकी और पुलिस की गाड़ी उनके पीछे खड़ी हो गई। एक पुलिस अधिकारी अपनी सफेद वर्दी में कार से उतरा और उनकी ओर बढ़ा। लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन प्लीज। अधिकारी ने कार में झांकने के लिए अपनी कमर झुकाई। अपनी सफेद टोपी से अपने सुनहरे बालों को छिपाए हुए और अपने सुंदर चेहरे पर काले धूप के चश्मे के साथ वह किसी ब्लॉकबस्टर पुलिस फिल्म के अभिनेता की तरह लग रहा था। रात में धूप का चश्मा कौन पहनता है? ऐसा नहीं है कि मैं बात करने वाला हूं। ओलिविया ने जरूरी दस्तावेज दिखाए। उसके लाइसेंस में लगी तस्वीर में नीली आंखें थीं, जैसे कि अब हैं। अधिकारी ने दस्तावेज लौटाने से पहले उनकी जांच की। क्या मैं आपकी आईडी देख सकता हूं? उसने पूछा। अधिकारी ने अपना धूप का चश्मा नीचे खिसकाया और आलस से घूमती लाल आइरिस दिखाई दी। क्या मैं आपकी पहचान पत्र देख सकता हूं? आपकी पिशाच पहचान पत्र? खैर, बकवास। मेरा वैम्पायर हरम हर चीज पर हावी हो जाएगा। अध्याय 9, भ्रष्ट पुलिस का नीलामी घर। अधिकारी ने अपना धूप का चश्मा नीचे खिसकाया और आलस से घूमती लाल आइरिस दिखाई दी। क्या मैं आपकी पहचान पत्र देख सकता हूं? आपकी पिशाच पहचान पत्र? खैर, बकवास। आप एक शांति रक्षक हैं? जेनेसिस ने प्रसन्नता से पूछा। हाँ मैडम, उसने अपने हाथ के पीछे बना टैटू दिखाया। ऑफिसर टारगेट। भगवान का शुक्र है, हम एक मुश्किल स्थिति में हैं। आप देखिए, मेरा साथी यह कहना चाह रहा है कि हम आपको देखकर बहुत खुश हैं, ओलिविया ने बीच में टोका। यह हमारा पहचान पत्र है। उन दोनों ने अपने हाथ के पिछले हिस्से को ऊपर उठाया, जिस पर एक गहरे लाल रंग का टैटू चमक रहा था। अधिकारी टारगेट ने संतुष्टि में सिर हिलाने से पहले पहचान पत्रों की जांच की। हमारे आदमी के बारे में क्या? उसने पूछा। वह नवजात है। कल ही उसका जन्म हुआ है। हम पंजीकरण के लिए सिटी लॉर्ड के कार्यालय जा रहे हैं। मैं यह देख सकता हूं, टारगेट ने हंसते हुए कहा। मैं नवजात शिशुओं के चेहरों पर भ्रम की वह झलक कभी नहीं भूल पाऊंगा। सब कुछ वैसा नहीं है जैसा उन्होंने उम्मीद की थी। क्या हम जाने के लिए स्वतंत्र हैं? माफ कीजिए, लेकिन नहीं। मुझे यकीन है कि आप झूठ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन हमें सभी नवजात शिशुओं की पहचान सत्यापित करनी होगी। यह एक मानक नियम है। मैं आपके काउंट की स्वीकृति देखना चाहूंगा। ओलिविया ने कहा, दुर्भाग्यवश हमारे सुरक्षित घर पर हमला किया गया और हमें भागना पड़ा। इस घटना के कारण हमारे पास अनुमोदन के दस्तावेज नहीं है। टारगेट ने सिर हिलाया। समझ में आता है। आखिरकार हर नवजात शिशु पर हमेशा उसके पहले दिन हमला होता है। बिल्कुल समझ में आता है। क्या यह व्यंग्य है? एजरा ने अपने सामने यह नाटक होते देखा। क्या हो रहा है? एजरा ने पूछा। एक झटके में टारगेट के हाथ में एक बंदूक आ गई, जो महिलाओं की तरफ तान दी गई। कृपया गाड़ी से बाहर निकल जाए। दोनों महिलाओं की पुतलियां तेजी से घूम रही थीं, क्योंकि वे अपने हाथ ऊपर उठाए जम गई थीं। अधिकारी, हम। चुप रहो। बाहर निकलो। कोई अचानक हरकत मत करना, वरना पता नहीं मुझे किसे गोली मारनी पड़ेगी। अधिकारी टारगेट की चौकस निगाहों के सामने तीनों धीरे धीरे कार से बाहर निकले। आप अवैध रूप से पिशाच बनने के आरोप में गिरफ्तार हैं। चुपचाप आ जाइए। अगर आपकी कहानी सच है तो आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। घुटने टेक दीजिए। उन्होंने ऐसा ही किया और उनमें से प्रत्येक को छूने से उसके हाथ से काली जंजीरें निकलीं, जिन्होंने उन तीनों को जमीन पर कसकर बांध दिया। ओह! टारगेट की बंदूक गायब हो गई और उसने मजाक में अपना माथा पोंछा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि यह इतना आसान होगा। कौन जानता था कि मैं मिस ओलिविया, मिस जेनेसिस और मिस्टर न्यूबॉर्न को एक साथ पालूंगा? आज मेरा भाग्यशाली दिन होना चाहिए। उन तीनों के चेहरे पर असमंजस की स्थिति थी। यह आदमी किस बारे में बात कर रहा है? क्या उसका सिर टूटा हुआ है? मैंने जिन दूसरे पिशाचों से मुलाकात की है, उनके आधार पर यह अनुमान निराधार नहीं होगा। मुझे याद दिलाना कि इस काम के खत्म होने के बाद मैं उस व्यक्ति को एक उपहार टोकरी भेजूं जिसने तुम्हारी ऊर्जा को खत्म किया है। तुम क्या बोल रहे हो? जेनेसिस ने जंजीरों को खींचते हुए गुर्राते हुए कहा। क्या यह कोई जाल है? माफी चाहता हूं, टारगेट ने सिर झुकाया। मेरे दोस्तों, यह एक नीलामी है। टारगेट ने अपने हाथ फैलाए और काला कोहरा दिखाई दिया और एक काले क्षेत्र में जम गया, जिसने उन्हें सुरंग में फंसा दिया। टारगेट के नीलामी घर में आपका स्वागत है। एक छोटा सा सवाल। क्या हमारी नीलामी हो रही है? एजरा ने पूछा। हाँ। ठीक है। आगे बढ़ो। धन्यवाद। टारगेट ने एजरा की ओर सिर हिलाया। नीलामी घर में प्रवेश करने वाले सभी लोगों को नियमों की जानकारी होनी चाहिए। नियम नंबर 1।
बोली लगाने वालों और उत्पादों के बीच चर्चा को प्रोत्साहित किया जाता है। इससे लाभ बढ़ता है। नियम नंबर 2, सभी पक्ष अपने जलपान के लिए खुद जिम्मेदार हैं। यह एक नीलामी है, कोई पार्टी नहीं। क्या यह व्यक्ति सच में ऐसा है? नियम संख्या 3, एक बार समझौता हो जाने के बाद उसे पलटा नहीं जा सकता। वह चौंक गया जैसे उसने अभी कुछ सुना हो। आह, हमारे बोलीदाता यहाँ हैं। आइए हम हाथ मिलाएं और ग्रिफिन काउंटी की सारा का स्वागत करें। उसने इशारा किया और ब्लैक जोन में एक छेद खुल गया। सारा अपने करामाती कवच और जलते हुए ब्लेड के साथ शांति से अंदर चली गई। मिस जेनेसिस के खिलाफ एक बड़ी दुश्मनी के साथ वह न्याय पाने के लिए बहुत सारा पैसा देने को तैयार है। दूसरी तरफ हमारे पास सोलोमन काउंटी का मालाची है। टारगेट ने इशारा किया और दूसरा छेद खुल गया। एक छोटा पिशाच शत्रुता की आभा बिखेरते हुए अंदर आया। काले ट्रेंच कोट पहने हुए उसने अपने सिर पर बॉलर हैट को समायोजित किया, जिससे उसके चेहरे पर गहरी छाया पड़ रही थी और केवल उसकी चमकती लाल आंखें दिखाई दे रही थीं। यदि वह अब इतना छोटा है तो पिशाच बनने से पहले वह कितना छोटा था? काउंट सोलोमन का प्रतिनिधित्व करते हुए मुझे यकीन है कि वह मिस ओलिविया द्वारा चुराई गई सुपर सीक्रेट वस्तु को वापस लाने के लिए यहाँ है। जो भी हो, मुझे उम्मीद है कि आप इसे पालेंगे। उसने सिर झुकाया। आखिरकार हमारे पास फ्लावर शॉप की लड़कियां हैं। फिर से एक छेद खुला और 3 खूबसूरत महिलाएं अंदर चली आईं। सफेद गाउन पहने और अपने चेहरे को स्कार्फ से ढके हुए उनकी आकृतियां सुंदरता से चमक रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे दुनिया से उनकी चमक को कोई नहीं छिपा सकता। वे फर्स्ट सिटी में वैम्पायर कुंवारी लड़कियों का सबसे अमीर समूह हैं और उन्हें बस एक पुरुष वैम्पायर की कमी है जो अपना गिरोह शुरू कर सके। नीलामी के सभी सदस्यों की उपस्थिति में ब्लैक जोन के छेद बंद हो गए। टारगेट के नीलामी घर में आप सभी का स्वागत है। चलो अब हम बातचीत छोड़ देते हैं। टारगेट, मुझे दुष्ट गार्ड चाहिए, मलाकी बोला। उसकी गहरी आवाज इतने छोटे कद के व्यक्ति से आश्चर्यजनक लग रही थी। बहुत अधीर फूलों की दुकान की मुख्य लड़की ने हंसते हुए कहा, इतनी जल्दबाजी मत करो, टारगेट को अपना काम करने दो। आपकी सफाई के लिए धन्यवाद दयालु महोदया। चलिए आगे बढ़ते हैं। टारगेट ने सिर झुकाया। मुझे यकीन है कि आज की नीलामी में आप सभी के पास कुछ न कुछ ऐसा होगा जो आप चाहते हैं। हालांकि हम वस्तुओं को अलग अलग नहीं बेचेंगे, हम उन्हें सामूहिक रूप से बेचेंगे। अरे बेवकूफ, हम नहीं हैं। चुप रहो, ओलिविया ने फुसफुसाते हुए जेनेसिस को चुप करा दिया। यह टारगेट क्या है? सारा ने गुर्राते हुए कहा। तुमने कहा था कि मैं जो खोज रही हूं वह मुझे यही मिल जाएगा। यह वह नहीं है जो तुमने कहा था। मैंने जो कहा उसका खंडन नहीं कर रहा हूं। टारगेट ने हाथ हिलाया। मैंने कहा था कि आपको वह मिलेगा जिसकी आपको तलाश है। मैंने कभी नहीं कहा कि इसके लिए आपके पास कोई दूसरा प्रतियोगी नहीं होगा। मैंने यहां नियम तय किए हैं। अगर आप इसका पालन नहीं कर सकते तो मेरा सुझाव है कि आप यहां से चले जाएं। अंधेरी सुरंग में सन्नाटा छा गया। चलो अब आगे बढ़ते हैं। मलाकी ने अपनी टोपी ठीक की। धन्यवाद। मुझे यकीन है कि आप सभी के पास कुछ न कुछ ऐसा है जो आप चाहते हैं। इसे पाने के लिए आप कितना खर्च करने को तैयार हैं? चलो 1 लाख क्रेडिट के साथ मंच खोलते हैं। 10 लाख, मलाकी ने स्तब्ध होकर चुप्पी साधते हुए घोषणा की। यह क्या है? क्या यह काउंट की ताकत है? 1 मिलियन क्रेडिट को एक छोटी सी रकम की तरह फेंक देना। इजरा चौंक गया। उसने पहले कभी अपने हाथों में 20,000 से ज्यादा क्रेडिट नहीं रखे थे। यहां तक कि कैसीनो में उसकी जीत भी सिर्फ 15,000 क्रेडिट थी। यह पागलपन है। 2 मिलियन क्रेडिट, सारा ने अपनी तलवार लहराई। क्या यह पिशाच की शक्ति है? वह कांपने से खुद को नहीं रोक पाया। मैं यही चाहता हूं। मैं कम समय में लाखों क्रेडिट खर्च करना चाहता हूं। मैं अपना कर्ज चुकाना चाहता हूं, जैसे कि यह सब एक शरारत थी। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इससे बाहर निकल जाऊंगा। इसके साथ ही भ्रष्ट पुलिस की नीलामी शुरू हो गई। मेरा वैम्पायर हरम हर चीज पर हावी हो जाएगा। अध्याय 10, बोली युद्ध। 3 मिलियन क्रेडिट। फूलों की दुकान की मुख्य लड़की ने अपने मुंह को एक नाजुक हाथ से ढकते हुए खिलखिलाकर हंसी। अपना बदला लेने के लिए कहीं और जाओ, सारा। हमने अपने लिए एक आदमी का बहुत इंतजार किया है। उसके साथियों ने उसके पीछे सिर हिलाया। चुप रहो स्टेफनी। जाओ कोई मठ या कुछ और ढूंढो। तुम बहुत दयनीय दिखती हो, सारा ने गुर्राहट के साथ कहा। तुमने क्या कहा? तुम्हें पहले अपने बारे में सोचना चाहिए। हमेशा दूसरे नंबर पर रहना चाहिए, भले ही पहला मर चुका हो, स्टेफनी ने हंसते हुए कहा। वापस घर जाओ। तुम्हारे बेवकूफी भरे बदले की किसी को परवाह नहीं है। यहां तक कि तुम्हारे कबीले के सदस्यों को भी इसकी परवाह नहीं है। चुप रहो। चुप रहो। चुप रहो, सारा चिल्लाई।
अगर तुमने उस मनहूस छेद को फिर से खोला जिसे तुम मुंह कहते हो, तो मैं वहां आऊंगी और उसे फाड़ दूंगी। देवियो, देवियो, चलो। चुप रहो, सारा ने टारगेट पर चिल्लाते हुए कहा, जो लात खाए हुए पिल्ले की तरह दिखने में कामयाब रहा। एजरा ने यह देखकर ठहाका लगाया। वह नीलामी में हो सकता है, लेकिन अगर यह मनोरंजक नहीं है तो लानत है। 5 मिलियन क्रेडिट, स्टेफनी ने संतुष्ट मुस्कान के साथ कहा। घर जाओ सारा। अपने साथियों से कुछ पैसे मांगो। शायद तब तुम्हें आखिरकार अपना बदला मिल जाएगा। सारा का चेहरा क्रोध से विकृत हो गया, जैसे ही उसने जवाब देने के लिए अपना मुंह खोला, लेकिन पागलों जैसी हंसी से हवा में गूंजने लगी, वह चुप हो गई। हा 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 हा, जेनेसिस हंसने लगी। हा 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 हा, सभी लोग अविश्वास में उसे देखने लगे। वह इतनी जोर से हंसी कि उसकी आंखों के कोनों में आंसू आ गए। सभी चुपचाप देखते रहे क्योंकि उसकी हंसी आखिरकार ठहाकों में बदल गई। ओह, यह मजेदार है। यह क्या है? सोप ओपेरा? हमें इसे शो में बदल देना चाहिए। इससे बहुत पैसा कमाया जा सकेगा, क्या आपको नहीं लगता? सचमुच? टारगेट ने उत्सुकता से पूछा। बेशक नहीं, बेवकूफ। तुम गोपनीयता के कानून का उल्लंघन कर रहे हो, जेनेसिस मुस्कुराया। बस हो गया। 6 मिलियन क्रेडिट। सभी लोग असमंजस में उसकी ओर देखने लगे। तुम क्या कर रहे हो? ओलिविया ने पूछा। यह कैसा दिखता है? मैं हम पर बोली लगा रहा हूं। किसी ने नहीं कहा कि हम बोलीदाता नहीं हो सकते। सुरंग में सन्नाटा छा गया। बहुत बढ़िया। एक और बोलीदाता सामने आया है। टारगेट ने ऐसे ताली बजाई जैसे किसी बच्चे को आइसक्रीम कोन पकड़ाया जा रहा हो। 6 मिलियन में बिका। 7 मिलियन, स्टेफनी ने हाथ उठाया। 8 मिलियन, सारा ने कहा। 8 मिलियन। हमारे पास 8 मिलियन क्रेडिट हैं। 10 मिलियन, जेनेसिस मुस्कुराया। क्या आपके पास 10 मिलियन हैं? ओलिविया ने फुसफुसाते हुए कहा। मुझ पर भरोसा करो, जेनेसिस ने आत्मविश्वास से भरी मुस्कान दी। मैं इसे कर सकता हूं। मैलाची, सारा ने छाया में लिपटे मूक व्यक्ति की ओर देखा। चलो सेना में शामिल हो जाते हैं। अंतिम कीमत जो भी हो, मैं आधी कीमत चुकाऊंगी। आप ओलिविया ले सकते हैं जबकि मैं जेनेसिस ले सकती हूं। तुम क्या कोशिश कर रहे हो? स्टेफनी ने आश्चर्य से पूछा। लक्ष्य? क्या यह नियमों के विरुद्ध नहीं है? दुर्भाग्य से, नहीं, टारगेट ने माफी मांगते हुए सिर झुकाया। अगर आप अपने साथी बोलीदाता के साथ सौदा कर सकते हैं, तो यह नियमों के खिलाफ नहीं है। सभी की नजरें मलाकी की ओर मुड़ गईं, जिसने अपना सिर झुका लिया, उसकी घूमती हुई निगाहें दर्शकों को देख रही थी। नहीं। स्तब्ध मौन। तुम्हारा क्या मतलब है नहीं? सारा ने पूछा और सभी ने आश्चर्य से अपना मुंह बंद कर लिया। हम दोनों को वही मिलता है जो हम चाहते हैं। क्या यह जीत जीत वाली बात नहीं है? नहीं, मालाची ने दोहराया, उसकी गहरी आवाज और सामान्य माहौल उसे सुपरहीरो फिल्म के अंतिम खलनायक की तरह लग रहा था। विजेता सब कुछ ले जाता है। इजरा ने समझकर भौहें सिकोड़ी। हर कोई सोचता है कि काउंट सोलोमन सिर्फ अपनी चोरी की हुई चीज के पीछे है, लेकिन काउंट चाहता है कि जो कोई भी रहस्य जानता है, वह मर जाए। वह किसी को भी अपना रहस्य लेकर भागने नहीं देना चाहता। धिक्कार है। यह आदमी कोई मजाक नहीं कर रहा है। 15 मिलियन क्रेडिट, मलाकी बोला। 15 मिलियन? एक इंसान के तौर पर आरामदायक जीवन के लिए यह काफी है। अब एक दिन भी काम करने की जरूरत नहीं है। उस पैसे से मेरा कर्ज भी चुकाया जा सकता है। एजरा का गला रुंध गया। पिशाच हास्यास्पद कीमतें बताते रहते हैं, जिससे मुझे देहाती जैसा महसूस होता है। क्या झुग्गी झोपड़ियों से बाहर बड़े होने का यही एहसास होता है? सबसे बुरी बात यह है कि मलाकी के लिए मैं एक भी श्रेय के लायक नहीं हूं। वह ज्यादातर पेज के लिए बोली लगाता है। ऐसा नहीं है कि कोई भी यह जानता है। सारा ने स्टेफनी को घूर कर देखा। बताओ, स्टेफनी ने हंसते हुए कहा। बताओ, सारा। तुम्हें अपना बदला लेने के लिए मेरी जरूरत है। सारा ने अपने दांत पीस लिए और उसकी मुट्ठियां कांप उठीं। चलो मिलकर काम करते हैं। मुझे जेनेसिस मिल गया, तुम्हें आदमी मिल गया। वह तो मेरा नाम भी नहीं जानती। ठीक है। स्टेफनी ने ऐसा पोज बनाया जैसे वह बहुत गहराई से सोच रही हो। ठीक है। सिर्फ इसलिए क्योंकि तुमने अच्छे से पूछा था। 20 मिलियन, सारा ने सिर हिलाया। 25, मलाकी ने जवाब दिया। 30 मिलियन। 40 मिलियन। अरे स्टेफनी, सारा ने पुकारा, तुम कितना दे सकती हो? 25 मिलियन क्रेडिट, स्टेफनी ने जवाब दिया। फूलों की दुकान की लड़कियों से। 45 मिलियन क्रेडिट, सारा ने ऐसे मुंह बनाया जैसे वह किसी दर्दनाक दाने को फोड़ रही हो। 50 मिलियन क्रेडिट, मलाकी ने शांति से कहा।
50 मिलियन क्रेडिट, टारगेट ने ऐसे कहा जैसे उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि वह क्या सुन रहा है। आज मेरा भाग्यशाली दिन होगा। 50 मिलियन एक बार जा रहे हैं। 50 मिलियन 2 बार जा रहे हैं। कोई आखिरी मिनट की बोली, उसने चारों ओर देखा। यहां तक कि जेनेसिस ने भी कीमत बताने से मना कर दिया। ज्यादातर वैम्पायर के पास 50 मिलियन क्रेडिट भी नहीं थे। यह अकाउंट की ताकत ही होगी। 60 करोड़, एक आवाज गूंजी। हो। एक रहस्यमय बोलीदाता प्रकट होता है और कथानक और भी गहरा हो जाता है। टारगेट प्रसन्न होकर हंसा। ब्लैक जोन में एक जगह खुली और एक आकृति अंदर चली गई। आइए रहस्यमयी मिस्टर एक्स का स्वागत करें। मिस्टर एक्स एक लंबा आदमी था जो लाल रंग की हुडी पहने हुए था और उसके बाल हुड से छुपे हुए थे। गहरे नीले रंग की जीन्स, काले रंग के जूते और एक लोहे का मुखौटा जो उसके चेहरे को पूरी तरह से ढक रहा था। यहां तक कि मुखौटे के आंखों के छेद भी इतने काले कपड़े से ढके हुए थे कि पिशाच की आंखों की सामान्य चमक उसमें से नहीं निकल पा रही थी। सुप, मिस्टर एक्स ने दस्ताने से ढका हाथ उठाया। क्या किसी के पास खून की एक अतिरिक्त बोतल है? मैं जल्दबाजी में अपनी बोतल घर पर ही भूल आया। सौभाग्य से मैं समय पर यहां पहुंच गया। सभी लोग नए मेहमान को घूर रहे थे। क्या यह लड़का दिमाग से ठीक है? सभी के दिमाग में एक ही विचार आया। यहां तक कि टारगेट भी, जो पैसे का भूखा था। 60 मिलियन क्रेडिट बहुत बड़ी रकम थी। क्या तुम उसे जानते हो? जेनेसिस ने धीमे स्वर में फुसफुसाते हुए पूछा। नहीं, ओलिविया ने जवाब दिया। वे सभी सोच में पड़ गए कि क्या मिस्टर एक्स उनके रक्षक बनेंगे या उनके विध्वंसक। 70 मिलियन, मलाकी सीधा और सतर्क खड़ा था। मिस्टर एक्स की मौजूदगी ने उसके दिमाग में खतरे की घंटी बजा दी। चलो किसी का समय बर्बाद न करें। मुझे यकीन है कि आप सभी को कहीं जाना होगा। मिस्टर एक्स ने ऐसे हंसा जैसे वह किसी साधारण डिनर पार्टी का होस्ट हो। 200 मिलियन। एजरा का दिमाग जम गया। 200 मिलियन? टारगेट ने अविश्वसनीय रूप से पूछा। यहां तक कि वह भी उस राशि से डर गया था। हर कोई बेतहाशा इधर उधर देख रहा था, मलाची के जवाब का इंतजार कर रहा था। मिस्टर एक्स कौन था और वह इतनी बड़ी रकम क्यों उड़ा रहा था? मलाकी स्थिर खड़ा रहा। 200 मिलियन क्रेडिट एक बार में जा रहे हैं। 2 बार जा रहा हूं। मिस्टर एक्स को बेचा गया, टारगेट ने जीत की खुशी में चिल्लाया। आखिरकार वह नीलामी में सबसे बड़ा विजेता था। यह अस्वीकार्य है, मलाकी ने बड़बड़ाते हुए कहा। अस्वीकार्य? मिस्टर एक्स ने पूछा। उनके हाव भाव से एक मासूमियत झलक रही थी जो आजकल के बच्चों में भी नहीं मिल पाती। क्या मैं निष्पक्ष रूप से नहीं जीता? मिस्टर एक्स या आप जो भी हैं, आप आज मर जाएंगे। सुरंग में तनाव छा गया क्योंकि मलाकी की पीठ से काले तंबू फूट पड़े। काउंट सोलोमन की इच्छा से आज हम में से एक जीवित दुनिया से चला जाता है।